ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो टुडे विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक अर्थक्वेक। इससे पहले हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा, जिसमें हमने अलग अलग तरह से जो अर्थ को डिवाइड किया गया उसके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा लिथोस्फेयर, पढ़ा स्थैनोस्फेयर, बेरिस्फेयर, मीसोस्फेयर, हमने सब पढ़ चुका है। ठीक है। सो वो चीज़ें पढ़ना ज़रूरी था जिससे कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक होंगे। सो वट एवर क्लास यू आर वाचिंग, तो वो एक सीक्वेंस में, राइट। तो सबसे पहले जैसे हमने लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड स्टार्ट किया था ताकि हमारा बेटर तरह से कोर्स कंप्लीट होए। ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी हमारी चल रही है, राइट, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ से, जो एक्चुअल बुक में हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है, हम यहाँ से स्टार्ट किया इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने अपना स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज का वो आएगा अर्थक्वेक, फिर इसके बाद वोल्केनो, फिर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सब चीज़ें चलेंगी, राइट। तो एक बुक आपको लेनी है, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है। उसके साथ साथ जो अपना कोर्स चल रहा है ये पढ़ना है। नोट्स की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बता दी है। जैसे क्लास खत्म होगी तुरंत बाद उसके बाद गूगल में जाना, टॉपिक को सर्च करना, जैसे आज का अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक लिखना, उसके आगे लिख देना यूपीएससी। तो कोई भी जो 4-5 टॉप की वेबसाइट आएंगी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगी, वहाँ से नोट्स बना लेना अपने अकॉर्डिंगली, पीवाईक्यू चेक करके। अब पीवाईक्यू हम क्लास में कवर कर देंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं आपको VKBACADEMY, ये अपना यूट्यूब चैनल का नाम भी है और टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। ये आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, अदरवाइज हाइपन डाल देना। ये यूजर नेम ये है टेलीग्राम का, राइट। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं आज की। अच्छा, ये हो गया, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हो गया, पूरा हमने कवर कर लिया। अर्थ इंटीरियर चल रहा है हमारा, इसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कर लिया। आज हम करेंगे अर्थ को पूरा कंप्लीट करके उसके बाद हम पी वाई क्यू भी लगा देंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। कॉन्टिनेंटल थ्योरी हम पढ़ेंगे और वगैरह वगैरह। तो जो हमारा इस वीक का टारगेट है वो है कि हम अपना जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो खत्म कर दें, यानी कि यहाँ तक हम खत्म कर दें, ठीक है। तो अर्थक्वेक की कहानी हम शुरू करते हैं अभी। ओके, सो अर्थक्वेक क्या है? आई होप सबको बेसिक तो पता ही होगा। अर्थक्वेक होता क्या है? शेकिंग ऑफ द अर्थ, है ना। आपने भी कभी ना कभी ये महसूस तो किया ही होगा कि हमारी अर्थ, हमें लगता है कि शेक कर रही है। बचपन में हम कहानी सुनते हैं ना कि अर्थ के नीचे कोई देवी देवता है, जो जहाँ कोई कुछ तो है जो सर हिलाता है, वो अर्थ के को आता है। ये इंडियन जो माइथोलॉजी में ऐसी बातें की जाती है, राइट। तो साइंटिफिकली क्यों अर्थ के को आते हैं, इसके थ्योरीज वो हम पढ़ेंगे। हम सब कुछ जहाँ पढ़ेंगे साइंटिफिकली, ठीक है। तो अर्थ क्वेक होता क्या है कि शेकिंग ऑफ द अर्थ। अब ये आता क्यों है? देखो, हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी प्यारी पृथ्वी, ये अलग अलग प्लेट से बनी हुई है। अच्छा, आपको जैसे पता है ना कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कौन सा भाई? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, फिर यहाँ क्या है ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ क्या है अफ्रीका ना, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, यही है ना। प्यारा भारत यहाँ कहीं, ठीक है। तो इतनी कहानी तो आपको बताइए, आपको पता चल रहा होगा कि अलग अलग एक कॉन्टिनेंट है पूरे। तो आपको लगता है नहीं कुछ ये चीजें ऐसे पानी में तैर रही हैं, बाकी सारा क्या है समुंदर है, राइट। एक्चुअल में जो हमारा पूरा पृथ्वी है ना, ये अलग अलग पीसेस में डिवाइड है, अलग अलग प्लेट्स में, ठीक है। एक्चुअल में जो मैं बना रहा हूँ इस तरह से नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इन्हीं को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। अब होता क्या है कि ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है, और दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है। अब ये आपस में टकराती हैं, इनमें मूवमेंट होता है, ठीक है। ये दो प्लेट के बीच में जो फॉल्ट है, इसमें अगर मूवमेंट हुआ तो हमारा अर्थक्वेक आएगा, जो नेचुरली तौर से अर्थक्वेक आता है। अब आप बोलोगे मूवमेंट होता क्यों है? जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये एक हमारी अर्थ है, सबसे ऊपर जो क्या है हमारा लिथोस्फेयर, ठीक है। अब लिथोस्फेयर के नीचे क्या आता है? स्थैनोस्फेयर। स्थैनोस्फेयर क्या है? सेमी सॉलिड।
और इसमें क्या रहता है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि रॉक वगैरह सब कुछ मेल्टेड है। ठीक है, ये है स्थैनोस्फेयर, इसमें पूरा अपना मैग्मा भरा हुआ है। अब होता क्या है कि मैग्मा करता है मूव। मूव किससे? कन्वेंशन से। अब मूवमेंट कुछ इस तरह से होगी, राइट? घूम गोल गोल घूमेगा नहीं। पिछली क्लास में हमने बताया था कन्वेंशन क्या होता है। ये हमारा मैग्मा इस तरह से घूमेगा, कुछ नहीं। अब इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, तो जो हमारी प्लेट होगी ना, कि मैग्मा घूमने से ये भी मूव करेगी। समझ रहे हो? क्या है हमारी ये टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट्स। ये किससे मूव हो रही हैं? जो मैग्मा है। कहाँ मैग्मा? अपना स्टेनोस्फेयर में। ठीक है, अर्थ के अंदर। अब मैग्मा जब मूव, मैग्मा क्या मतलब जो मोल्टन मटेरियल है ना अपने अर्थ के अंदर, उसी को मैग्मा बोल दो। ठीक है, यही मैग्मा जब अर्थ से बाहर आता है उसको लावा बोल देते हैं हम, है ना? ये हम पढ़ेंगे डिटेल में वोल्केनो में। अब मैग्मा मूव होता है, उससे क्या होता है कि हमारी अर्थ की जो प्लेट हैं ये भी मूव होंगी, और जब मूव होंगी तो आपस में टकराएंगी ना, तो इसी टकराव से उस फॉल्ट में एक एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी जो क्या अर्थ के रूप में बाहर आएगी। समझ गए? ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अर्थक्वेक आता कैसे है। ठीक है, अब टर्मिनोलॉजी थोड़ी समझ लगते हैं। ये हमारी अर्थ है। ठीक है, भी सपोज करो कि किसी इस पॉइंट पे अर्थक्वेक आएगा। ये सेंटर में से स्टार्ट होगा ना किसी। अच्छा, दो तरह की फोर्स होती हैं। एक होती हैं जिसके नाम के आगे एंडो लगाओ, एक आगे जिसके नाम के आगे एक्सो लगाओ। ठीक है, ये फोर्स होगी जो अंदर से आती है। कहाँ से? अंदर से। ये कहाँ से? बाहर से। एंडो और एक्सो वर्ड सुन लेना। मैक्सिमम जो फोर्स एंडो से स्टार्ट होगी वो अंदर से आएगी, एक्सो मतलब बाहर से। सो एक्सोजेनिक फोर्स कौन सी हो गई? जो फोर्स हमारी बाहर से आ रही है, जैसे एटमॉस्फेयर में कोई फोर्स है जो अर्थ के सरफेस पे आ रही है। एंडोजेनिक वो वाली फोर्स जो अर्थ के अंदर से आ रही है, अर्थ के अंदर से। समझ गए? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ठीक है, दो फोर्सेस हैं। अब अर्थ को क्या है कि सपोज करो कि अर्थ अपनी शेप शूप में भी ध्यान मत देना, ठीक। एक किसी पॉइंट पे हमारी एनर्जी रिलीज हुई है अर्थ के सेंटर से, किसी एक पॉइंट से। अच्छा, सेंटर मतलब जो अर्थ को जितनी भी होंगी ना हमेशा लिथोस्फेयर पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि लिथोस्फेयर ही तो है प्लेट्स, डिफरेंट प्लेट। ये प्लेट लगा लो, एक ये प्लेट लगा लो, ठीक। ये प्लेट लगा लो, ये प्लेट लगा लो, अलग अलग प्लेट्स। और इसके आगे नीचे स्टेनोस्फेयर। तो अर्थ को जितने भी आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है, लिथोस्फेयर में ही आएंगे। समझ गए? अर्थ अच्छे से बनाते हैं कुछ ऐसे ही है। ठीक है, ये अपनी आ गई लिथोस्फेयर, है ना? अर्थ के को आया किसी इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को हम करते हैं जूम। ओके, इस पॉइंट पे जो अर्थ के कारण है, जहां से शुरू हुआ, जहां से एनर्जी हमारी रिलीज हुई, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। क्या बोलेंगे? फोकस और हाइपोसेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है। और उसके बाद हमारी एनर्जी रिलीज होगी हर डायरेक्शन में, है ना? ठीक है, क्या होगा? हमारी एनर्जी रिलीज होगी हर डायरेक्शन में। और जो सबसे पहले अर्थ पे पहुंचेगी ना, जहां एनर्जी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे एपीसेंटर। क्या बोलेंगे? एपीसेंटर। तो आपने न्यूज में सुना होगा कि जापान एपीसेंटर हो गया, ये जो अर्थक्वेक है ना, मैक्सिमम जापान में अर्थक्वेक आएंगे। और रीजन क्यों है जापान में क्यों आते हैं ज्यादातर, उसका भी हम आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, राइट? और ये जो वेव निकल रही है ना, इन्हीं वेव्स को हम बोलते हैं सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव्स। ओके, फोकस पढ़ लिया, जहां से हमारा अर्थक्वेक का स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? फोकस। तो यहां से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। और एपीसेंटर क्या हो गया? ऐसा फर्स्ट पॉइंट ऑन अर्थ जहां पे अर्थक्वेक हमारा ऑब्जर्व किया गया हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जब हमारा अर्थक्वेक आ गया,
तो उसके बाद क्या होता है कि स्मॉलर मैग्नीट्यूड के फिर से अगर कोई शॉक आया उसको बोलेंगे आफ्टर शॉक। आफ्टर शॉक, आफ्टर शॉक क्या हो गया? earthquake of smaller magnitude that occur after the main shock। अच्छा, अर्थ का क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, अर्थ के को आया कैसे वो हमने पढ़ लिया। अब आफ्टर शॉक क्या होता है वो भी पढ़ लिया। जब हमारा पहले एक मेन शॉक आया, जैसे अभी यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, सडन एनर्जी रिलीज हुई, कहाँ से एनर्जी रिलीज होती है फोकस से। और सबसे पहले जब अर्थ पे पहुंचती है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एपी सेंटर। और फर्स्ट जब मेन वेव आ गई उसके बाद जो छोटी छोटी वेव्स आती है ना उनको बोलते हैं आफ्टर शॉक वेव्स। और ये मोर डेंजरस है भाई, मोर डेंजरस देन फर्स्ट वेव। ओके। अच्छा, अब दो टर्म्स बार बार इस पे पीवाईक्यू भी आता है कि आइसो सेस्मिक लाइन क्या होता है और होमो सेस्मिक लाइन। होमोसेस्मिक और आइसोसेस्मिक। होमोसेस्मिक या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि कोसेस्मिक। ठीक है। आइसोसेस्मिक लाइन उन लाइंस वो बोला जाता है कि जहाँ पे सेम इंटेंसिटी ऑब्जर्व की हो। ठीक है, तो इसका सिंपल हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि अ लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इंटेंसिटी इज द सेम। आइसो का मतलब ही सेम होता है। ठीक है, और सेस्मिक मतलब हमारी ये जो अर्थक्वेक की वेव है इनको क्या बोलेंगे? सेस्मिक वेव। ओके। होमोसेस्मिक लाइन उनको बोला जाता है जहाँ पे अपना क्या हो कि जो सेम पॉइंट पे जब आते हैं ना, यहाँ से अर्थक्वेक, सॉरी, लिथोस्फीयर में अर्थक्वेक निकला, सेम टाइम पे जहाँ जहाँ ये पड़ रही है ना सेस्मिक लाइन, उन्हीं को हम होमोसेस्मिक लाइन बोल देंगे अगर सभी लाइन को ज्वाइन करते हो। डेफिनेशन अगर कर दूँ, होमोसेस्मिक लाइन ज्वाइन ऑल प्लेस ऑन अर्थ surface where seismic wave arrive at same time। समझ गए? होमोसेस्मिक लाइन उनको बोलेंगे, अच्छा, सेम टाइम, सेम टाइम हमारी यह आ गया फोकस, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा सेम टाइम पे, मतलब ये एपी सेंटर हो गया अपना, एपी सेंटर। और यहाँ जहाँ ये अगर लाइन ज्वाइन करूँ ना, मैं एक लाइन ज्वाइन करूँ, अगर मैंने लाइन ज्वाइन कर ली जहाँ जहाँ अपनी जो सेस्मिक वेव पहुंच रही है सेम टाइम पे, उसको बोल देंगे होमोसेस्मिक लाइन। और अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जहां पे हमारा अर्थक्वेक क्या हो, सेम इंटेंसिटी का बढ़ रहा हो, है ना, इंटेंसिटी सेम हो, तो उस लाइन को हम बोलेंगे आइसोसेस्मिक लाइन। आइसोसेस्मिक लाइन कहाँ? जहाँ इंटेंसिटी सेम हो, आइसोसेस्मिक, आइसोसेस्मिक लाइन। ठीक है, हो सकता है कि अर्थ यहाँ पड़ा ना, तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी और इस पॉइंट पे सेम हो, या इस पॉइंट पे सेम हो, इस पॉइंट पे सेम हो, तो इस लाइन को हम बोल देंगे क्या? आइसोसेस्मिक। और इस टाइम पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे सेम टाइम पे पड़ी हुई है, टाइम का मतलब है, मसला है, और यहाँ क्या है? इंटेंसिटी का मसला। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंसिटी तो उसमें हम आइसोसेस्मिक लाइन यूज करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम तो होमोसेस्मिक लाइन। राइट। अच्छा, मेजर कैसे किया जाता है? अर्थ को एक मेजर करने के दो इक्विपमेंट है। ठीक है, या तो हम उसका मैग्नीट्यूड मेजर करें, जहां हम उसकी इंटेंसिटी इंटेंसिटी मेजर करें। ओके। तो मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट बनाया गया है, थोड़ा पेन है वो मेरा। ओके, उसको बोलते हैं रिचर स्केल। स्पेलिंग है RITCHER, रिचर स्केल। ठीक है, रिचर स्केल इसकी रेंज कितनी होती है? 1 से लेकर, सॉरी, 0 से लेकर 10 तक।
एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था कि रिचर स्केल की रेंज होती है, और सेकंड ऑप्शन था रिचर स्केल की रेंज नहीं होती, मतलब एज लिमिट नहीं होती कोई भी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है। रीज़न क्या है कि अगर ऐसे रिचर स्केल का बात करो तो 0 to 10 इसकी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन थियोरेटिकल देखा जाए तो रिचर स्केल की कोई एंड वैल्यू है ही नहीं, लिमिट है ही नहीं। अगर हम हिस्टोरिकली डेटा देखें तो वर्ल्ड वाइड में सबसे जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था वो था 8.9 मैग्नीट्यूड। इससे ज़्यादा कभी आया ही नहीं अर्थक्वेक। तो मैक्सिमम हमने कंसिडर की है 10, बट ऐसा थियोरेटिकली कोई लिमिट है नहीं। तो रिचर्ड साइंटिस्ट का नाम है, स्केल उसने दिया। अब 0 से 10 आप बोलोगे 9 और 10 में तो 1 यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट इतनी ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन ये है लॉगरिथमिक स्केल। लॉगरिथमिक स्केल, लॉग पढ़ा होगा ना आपने एलओजी इसमें मैथमेटिक्स में। तो लॉगरिथमिक स्केल है, यानी कि हर एक मैग्नीट्यूड जो प्रीवियस है 10x ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ लग रहा होगा, इमेजिन कर पा रहे हो कितनी ज़्यादा वैल्यू 10x। जो 10 वाली वैल्यू है वो 9 से 10x ज़्यादा होगी। जो 8 वाली वैल्यू है वो 7 से 10x ज़्यादा होगी। समझ रहे हो, इतना हायर मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है एज ओ 5 से 6 बड़ा और 7 से 8 बड़ा। आपके अकॉर्डिंग सेम ही होना चाहिए ना, लेकिन लॉगरिथमिक स्केल ये कहता है कि ये जो 6 बड़ा ना 5 से ये 5 से 10 गुना ज़्यादा है, और ये 7 से 10 गुना ज़्यादा है। समझ रहे हो इस पॉइंट के लिए। तो मतलब छोटा सा नंबर भी एक डेसिमल में बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा रेंज हो जाती है एज वी मूव टू द फर्दर टू द 10 वाली साइड, राइट। तो दूसरा जो इंटेंसिटी मेजर करने के लिए बनाया गया स्केल है उसका नाम है मर्सली स्केल, ठीक है। इसकी रेंज है 1 to 12। ये है इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, और मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए कौन सा, रिचर स्केल बाय रिचर। यही सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये कम होता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन इसके दोबारा ही पूछे जाता है, ठीक है। मर्सली स्क्वायर में यही देखते हैं कि कितना डैमेज एक्चुअल में हुआ, रियल डैमेज, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको पढ़ा दिया मैंने कि अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक आता कैसे है, अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सा टाइप का अर्थक्वेक होता है, ठीक है। दो तरह के अर्थक्वेक का मान सकते हैं, तो हो गया नेचुरली हो गया, फिर हो गया मैनमेड। अब मैनमेड कैसे अर्थक्वेक, जैसे नेचुरल की बात करते हैं, जैसे टेक्टोनिक, टेक्टोनिक प्लेट का अर्थक्वेक, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट से जो अर्थक्वेक होगा वो नेचुरली, क्योंकि अर्थ क्या है डिफरेंट प्लेट से बना हुआ है। ऑलरेडी टोल्ड यू कि टेक्टोनिक प्लेट को कहते हैं, अभी आपस में टकराती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो उससे अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। फिर वोल्केनिक अर्थक्वेक, जो हमारे वोल्केन्स हैं, ठीक है, उनमें भी जब एनर्जी रिलीज होती है तब भी जो उसकी जो प्लेट होगी वो थोड़ा शेक करेगी, तब भी अर्थक्वेक आएगा। कोई लार्ज रिजर्वायर है, लार्ज रिजर्वायर, जहाँ डैम लगा लो कोई, ये क्या है, मैनमेड है, ये नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा गिवन ऑप्शन में से कौन सा मैनमेड तरह का अर्थक्वेक है और कौन सा नेचुरली तौर से अर्थक्वेक आया हुआ है। तो वेलकनो हो गया हमारा नेचुरली, टेक्टोनिक प्लेट नेचुरली, लार्ज रिजर्वर जो हमने डैम बनाए होते हैं तो उससे भी जब प्रेशर से पानी नीचे छोड़ा जाता है तब भी हमारा जो एरिया होगा वहाँ पे थोड़ा शेकिंग ऑफ द होगी प्लेट, तो हमें थोड़ा सा वो अर्थक्वेक महसूस होगा। तो वो हो सकता है कि आपका बहुत माइन्यूट हो, जैसे 3 लगा लो, 3-4 मैग्नीट्यूड का लगा लो। अच्छा 3-4 मैग्नीट्यूड ठीक ठाक होता है, ठीक है, तो इतना का लगा लो, तो ये डैमेज करते हैं, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटी आप कर रहे हो, माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है, तब भी हमारा अर्थक्वेक आ जाता है। हाँ न्यूक्लियर टेस्ट देखते हो, न्यूक्लियर टेस्ट करते हो, आपने ओपनहाइमर मूवी देखी होगी तो आपको पता चलेगा कितना इंटेंसिटी का वो टेस्ट होता है, ठीक है, कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो उस मोमेंट में क्या होगा कि
जो वो टेक्टोनिक प्लेट होगी ना जिसपे वो एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, वो थोड़ी शेक करेगी और अर्थक्वेक आएगा। ये कौन सा अर्थक्वेक हो गया? ये हो गया अपना मैनमेड अर्थक्वेक, राइट। अब थोड़ा बुक पढ़ लेते हैं। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट में हमने। ये आपको बुक में चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, अपने एनसीईआरटी की बुक में। इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने अर्थ के बारे में थोड़ा पढ़ा था, ठीक है। तो अर्थ का अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइन टू लाइन जाना आपको, आपको अपनी बुक लेनी है, वहां लाइन टू लाइन जाना है। नोट्स कैसे बनाना वो बता दिया। मेन सोर्स ऑफ नोट्स आपका बुक ही होना चाहिए। बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो इसलिए क्लासेस होते हैं, ताकि जो कुछ रह जाएगा बुक में और आपको ज़्यादा अलग अलग किताबों में भटकना ना पड़े, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ सेसमी बे प्रोवाइडेड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड इंटीरियर, राइट। अर्थ का कैसा हुआ? अर्थ को क्या होगा? शेकिंग ऑफ द अर्थ, नेचुरल इवेंट होता है, ठीक है। रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, एज आई टोल्ड यू कि सेसमी वेव हर एक डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। अर्थक्वेक होता क्यों है? रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट, समझ गए। अब यही पढ़ेगी आपको, अब आपको लेक्चर लगा दे तो आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, आपको डेप्थ में, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखी द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, अल्टरनेटली इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, ठीक है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे नियरेस्ट टू द फोकस, जहाँ पे सबसे पहले जो सेस्मिक वेव टच करेगी अर्थ के सरफेस से, उसको बोलेंगे एपिसेंटर, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था सारे नेचुरल जितने भी अर्थक्वेक है वो कहाँ होंगे? लिथोस्फीयर में होंगे, राइट। अब बेसिक हमने पढ़ लिया। अब सेस्मिक वेव हमने देखा, सेस्मिक वेव्स। अगर आपने पिछली क्लास लगाई हो तो प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस कि अर्थ को इंटीरियर के बारे में समझने के लिए इनडायरेक्ट सोर्स में आता है सेस्मिक वेव, राइट। अब कैसे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है बिकॉज ऑफ द सेस्मिक वेव, वो हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि सेस्मिक वेव क्या होती है। ये अर्थक्वेक वेव, अर्थक्वेक वेव्स मेनली टू टाइप की होती है, ठीक है। एक होगी अपनी बॉडी वेव और दूसरी होगी सरफेस वेव्स। बॉडी और सरफेस में आप समझते हो ना अंतर। ये अपनी अर्थ लगा लो, तो ये जो अर्थ के सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, लेयर क्या सबसे ऊपर जो हम ऊपर से देख रहे हैं, ये आ गया अपना सरफेस, और अंदर की चीज़ है बॉडी। ये सिंपल सी बात है, आपकी अपनी एक बॉडी है और ऊपर सरफेस, स्किन को टच कर रहे हो सरफेस है, और अंदर का चीज़ है वो है बॉडी, ठीक है। बॉडी वेव जानी अर्थ के अंदर की वेव, ठीक है। बॉडी वेव टू टाइप की होती हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते जाना ताकि आपको बार बार नोट्स ना बनाने पड़े। पी वेव और एस वेव। पी वेव जाने की प्राइमरी वेव और एस वेव जाने की सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव। सरफेस वेव कौन सी होंगी? जो सरफेस के ऊपर। और बॉडी वेव अर्थ के अंदर से जो निकल रही है उसको बोलेंगे बॉडी वेव। अब सरफेस वेव बॉडी वेव्स के बाद ही आ जाएंगे, ठीक है। और ये डेंजरस होती है मोर। ये कितने टाइप की होती हैं? ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है लव वेव और दूसरी होगी रेलिक वेव, ठीक है। RAYLEIGH, ठीक है। स्पेलिंग थोड़े से मेरे मिस्टेक हो सकते हैं, स्पेलिंग पे इतना फोकस मत करो, अभी कंटेंट पे करो। और जब जैसे ही आप नोट्स बनाओगे तो उसमें स्पेलिंग आप राइट ही लिखना, ठीक है, आप गलत मत लिखना, ओके। तो आपके जो यूपीएस में बार बार क्वेश्चन करता है वो बॉडी वेव अराउंड ही करता है, सरफेस वेव ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे इतना ज़्यादा डेप्थ में इसके बारे में लिखा नहीं है, ठीक है। बॉडी वेव के बारे में डेप्थ में लिखा हुआ है। पी वेव और एस वेव दोनों इंपॉर्टेंट है। एस वेव जो थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, कंपेयर टू पी वेव इट्स मोर डेंजरस। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मोर डेंजरस। तो दो ऑप्शन थे, ऐसे तो चार ऑप्शन थे लेकिन दो थे जो वेव्स के अराउंड थे, एक पी वेव था एक एस वेव था। तो एस वेव इज मोर डेंजरस देन पी वेव। बॉडी वेव की बात कर रहा हूँ। सरफेस वेव में दोनों ही डेंजरस हैं, ठीक है। लव वेव तो मोस्ट डेंजरस है,
ठीक है। लेकिन बॉडी वेव के अंदर कौन सी डेंजरस है, पी और एस में से एस वेव ज़्यादा डेंजरस होती है। ठीक है। अब पी वेव जो है ना, प्राइमरी वेव, ये कैसे ट्रैवल करती है, ये करती है कंप्रेशन और एक्सपांशन इसमें। ठीक है। मूवमेंट पता ना, दो तरह की मूवमेंट होती है। अच्छा, आपको पता है कि लाइट कैसे मूव करती है? लाइट ऐसे साइन वेव की तरह मूव करती है ना, ट्रांस, और लाइट का दो नेचर है, ड्यूल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो वेव कैसे ट्रैवल करती है, ऐसे, है ना? तो साइन वेव आपने नाम सुना होगा उसमें, साइंस में, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो। साइन वेव, फिर ये साउंड वेव, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव, ये आपने सुना होगा साइंस का। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होती है, जिस वेव में जो पार्टिकल होगा ना, वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन के बेस पे चलता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे कुछ पार्टिकल हैं, ये मूव कैसे करेंगे, एक तो पहले कंप्रेशन करेंगे, बड़े स्लो स्लो चलेंगे, फिर एकदम से ओपन हो जाएंगे ये, ठीक है, फिर एकदम से फिर से कंप्रेशन, पास 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 पास, फिर एक्सपांशन, खुले खुले खुले, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंप्रेशन एक्सपेंशन। इसी मूवमेंट जो लॉन्जि इसी वेव के मूवमेंट को बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। और जो इस तरह का मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं साइन वेव, साइन वेव। तो वर्ड यूज होगा कि प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब जो हमारी वेव है कैसे मूव कर रही है, प्रोपोगेशन साइंस में मतलब मूव कैसे कर रही है। जो हमारी प्राइमरी वेव है, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, जाने कि ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन के मोड ऑफ प्रोग्रेशन में चलती है। और इसका मूवमेंट कैसे होता है, सेम एज साउंड वेव, किसकी तरह, साउंड वेव। साउंड वेव भी प्रोपोगेशन और, सॉरी, इसका कंप्रेशन और एक्सपेंशन के बेसिस पे चलती है, राइट। और हमारा एस वेव कैसे मूव करेगी, ऐसे 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 ऐसे, साइन वेव। ये हमारा मूवमेंट ऑफ प्रोपोगेशन इस तरह का होगा ना, और जो हमारे पार्टिकल हो गए वो उसके 90 डिग्री में जाएंगे, जाना इस तरफ चाहिए, राइट। वो ऐसे जाएंगे, ऊपर जाएंगे पार्टिकल, फिर नीचे आएंगे, ठीक है ना, लाइन की डायरेक्शन ये है ना, तो उसका 90 ये होगा जहाँ ऊपर, तो फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, तो कुछ इस तरह का पैटर्न दिखेगा। समझ गए? ओके। लॉन्जिट्यूडनल वेव देखा, एस वेव कौन सी, साइन वेव, ठीक। अब ये जैसे साउंड के फीचर होते हैं साउंड वेव के, उसी तरह के इसके फीचर होंगे, यानी कि साउंड हमारा क्या सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, सॉलिड में तो सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा, लिक्विड में कम और एयर में सबसे कम। तो उसी तरह हमारी जो पी वेव होगी, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मतलब मूव कर पाएगी, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में मूव कर पाएगी हमारी प्राइमरी वेव, ठीक है। और जो हमारी एस वेव होगी, ये सिर्फ सॉलिड में मूव कर पाएगी, मूव, मूव इन सॉलिड ओनली। ये आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना अपने अकॉर्डिंग, अभी नोटबुक पे लिखना, क्लास खत्म होने के बाद वही गूगल पे सर्च करना, उसके बाद टेबल फॉर्मेट में जैसा जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखोगे तो आपको इजीली समझ पड़ेगा, राइट। तो ये आपने मूवमेंट पढ़ लिया। फिर जो लव वेव होगी ना, ये कैसे, ये इन दोनों का मिक्सर लगा लो, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, और कंप्रेशन और एक्सपेंशन भी चलेगा, समझ रहे हो, कि दोनों का पी वेव और ऐसे वेव का वो लगा लो कॉम्बिनेशन, तो इस तरह का ये मूवमेंट शो करती है, रेयर फ्रैक्शन और वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन। और ये सरफेस पे वेव चलती है, ठीक है। बाकी वेव हमने क्या दिखा, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा आ गया हाइपोसेंटर, यहाँ से सच में वेव निकली कुछ ऐसे निकल रही है ना, हर एक डायरेक्शन में। जो सरफेस वेव होगी ना, ये सरफेस के पहुंचने के बाद जो अपनी बॉडी पे सरफेस पहुंची उसके बाद बनती है, और ये सरफेस पे चलती है, देख रहे हो, इसका सरफेस हिलाते जाएंगे, और ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, जाने की लव वेव मोस्ट डेंजरस है, ठीक है। ये तो अपने सिलेबस में नहीं है, इसमें एक्चुअल में होता है क्या कि रोलिंग आ जाती है, फिर अप डाउन मूवमेंट, अप डाउन, फिर बैक एंड फोर्थ, समझ रहे हो? पूरा तरह से हिला के रख देने वाली, ये वो वाली वेव है, ठीक है।
लेकिन ये अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार क्वेश्चन नहीं पूछे तो हम अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। अब अपन सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे बॉडी वेव में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है शैडो वेव, शैडो जोन सॉरी। अच्छा, ये अपना आ गया, कुछ कुछ भी लगा लो, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इधर से एक लाइट का सोर्स है, सन लगा लो या कुछ भी लगा लो। तो जैसे ही लाइट पड़ेगी, इस पॉइंट पे लाइट आएगी, इस पॉइंट पे लाइट आएगी, इस पॉइंट पे लाइट आएगी। जो ये वाला पोर्शन है ना, रेड पेन से लेते हैं, ये पोर्शन, इसमें लाइट हमारी नहीं आएगी, है ना। आप आई थिंक आप इमेजिन कर पा रहे होगे, राइट, कि व्हेन वी हैव सम इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड, तो अगर आपने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट सामने रखा, तो जितना वो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा ना, उतना वो एक एरिया कवर करेगा जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की शैडो बनेगी, और इसी को बोलेंगे शैडो जोन, जहाँ जहाँ लाइट नहीं पड़ रही, यही होता है ना शैडो जोन। अब सेम केस इधर समझ लो कि जहाँ जहाँ हमारी वेव नहीं पहुंचेगी उसको बोल देंगे शैडो जोन ऑफ वेव, ठीक है। अब बात करें, दो तरह की वेव हम पढ़ रहे हैं, पी वेव और एस वेव। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी, ये दोनों किसका पार्ट है, बॉडी वेव का। पी वेव, एस वेव, ठीक है। ये कैसे मूव करेगा, कंप्रेशन और एक्सपांशन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपांशन। और एस वेव, एस का मतलब साइन से लगा लो, साइन वेव की तरह ट्रैवल करेगा, राइट। ये कहाँ कहाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ट्रैवल कर सकता है। ट्रैवल को यहाँ हम क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोपोगेशन। और ये प्रोपोगेशन कहाँ रहता है, सॉलिड में ओनली, सॉलिड ओनली, सॉलिड ओनली। अच्छे से समझना आप, ठीक है। यहाँ से हमारा हाइपोसेंटर है, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर या फोकस, ये अपना आ गया एपिसेंटर। अब वेव हर जगह जाएगी। हमने इससे पहले क्लास में क्या बताया था कि अर्थ के सेंटर में क्या है, कोर। और कोर क्या है, अपर लिक्विड है और सेंटर में सॉलिड है। तो ये सॉलिड इधर भी करो, ठीक। अब मैंने क्या बताया कि पी वेव तीनों मीडियम से गुजर सकती है ना। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी लाइट चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना साइंस में, तो लाइट में कॉन्सेप्ट था कि रिफ्रैक्शन करके एक कॉन्सेप्ट आता है। तो रिफ्रैक्शन आई होप सबको समझ आता होगा। अगर रिफ्रैक्शन नहीं आता तो उसका सिंपल सा मतलब है, जब भी हमारी लाइट लगा लो या कुछ भी लगा लो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट मतलब अपना पाथ जो होगा उसको डिवेट कर जाएगा। अब मीडियम क्या होता है, जैसे एयर है, उसके बाद आया ग्लास, ठीक है। आपके पास एक लेजर लाइट है, आपने लेजर लाइट छोड़ी यहाँ से, स्मॉल ए पॉइंट से लेजर छोड़ी, ठीक है। उसको इधर आना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में उसको, अगर आपके अकॉर्डिंग सिंपल, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे तो उसको कुछ इस पॉइंट में आना चाहिए, है ना, बी पॉइंट में मीट होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि हमारी जो लाइट होगी, जहाँ वेव कोई भी होगी, वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी मीडियम से होते होते, यहाँ आएगी, ठीक है। फिर कुछ इस तरह से डिवेट हो जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम। एयर हो गया एक मीडियम, एयर, फिर आ गया ग्लास, ग्लास दूसरा मीडियम, फिर एयर आ गया तीसरा मीडियम, ठीक है। एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये वेव जाएगी, जहाँ लाइट जो आ रही है, ये क्या होगा, थोड़ा डिवेट होगा, अपने जो एक्चुअल पास है थोड़ा डिवेट होगा, इसी को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन दूसरा कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्शन, हमारी रे ऑफ लाइट बजेगी, एक सरफेस से टकरा के फिर से वापस आएगी, इसको कंसेप्ट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रे ऑफ लाइट जो पास होगी और डिवेट हो जाएगी अपने एक्चुअल पास से, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सेम यहाँ लगाओ, इसमें हमारे पास लाइट नहीं है, इसमें हमारे पास है पी वेव और एस वेव, ठीक है। अब चेक करेंगे किसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, किसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, ओके। एस वेव क्या बोला, सॉलिड में ही ट्रेवल करेगी। यहाँ पे आ गया फोकस, जहाँ हाइपोसेंटर, यहाँ आ गया अपना एपिसेंटर। अब यहाँ से लाइट ये निकल रहा है, सेस्मिक वेव। तो हमने ऑब्जर्व किया
यहाँ पे भी सेशन वेव आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे हमारे सेशन वेव नहीं आ रहे, इस पॉइंट पे सेशन वेव नहीं आ रहे। और ये कितना कि कोई यहाँ से भी कहीं भी हमारा होगा ना फोकस, तो उसके जो अपोजिट साइड में होगा उधर नहीं, इतने जोन में वेव नहीं पहुंचेगा। इसको बोलेंगे शैडो जोन। क्या समझे? शैडो जोन क्या हो गया? जहां पे अपना सेशन वेव नहीं पहुंच रहा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसी वेव की क्या प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल करेगा। अच्छा, जैसा कि मैंने बोला कि जो हमारी सॉलिड वेव हैं ये सिर्फ सॉलिड में ही, सॉरी ऐसे वेव हैं ये सॉलिड में ही ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे तो हमारा कोर भी तो सॉलिड है। नहीं, कोर सारा सॉलिड नहीं है। कोर का सेंटर सॉलिड है, ठीक है। और यहाँ तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, फिर उसके बाद क्या है एस्थेनोस्फेयर, फिर क्या है मीजोस्फेयर, फिर क्या है बेरी स्फेयर। बेरी स्फेयर क्या है जानी, जो बेरी स्फेयर क्या है कोर, कोर का जो अपर कोर है, आउटर कोर लगा लो, वो है लिक्विड, और जो सेंटर में है वो है सॉलिड, इनर कोर। अब सॉलिड में ट्रैवल करेगी एस वेव। लिथोस्फेयर क्या है सॉलिड, ट्रैवल करेगी, हाँ करेगी। एस्थेनोस्फेयर में करेगी ट्रैवल, हाँ सेमी सॉलिड है, लिक्विड नहीं है, नोट करना। एस्थेनोस्फेयर क्या है सेमी सॉलिड, यानी कि करेगी ट्रैवल, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं करेगी ट्रैवल। मीजोस्फेयर में सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है तो ट्रैवल करेगी। फिर उसके बाद आएगा लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड आ गया, फिर वही इस पॉइंट पे पहुंचेगी नहीं इसके बाद, क्योंकि सॉलिड में ही ट्रैवल करेगी एस वेव। तो बैरिस्फेयर के सिर्फ आउटर के बाहर रहेगी, आउटर तक पहुंचेगी ही नहीं। अगर यहाँ ये भी सॉलिड होता तो पूरे अर्थ में मूव करते। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया जहाँ भी कहीं भी हमारा अगर एपी सेंटर होता है ना, तो उसके 105 डिग्री दोनों साइड में उसके ये अंदर वाला जोन क्या होगा शेडो जोन। तो जहाँ पे जो अपना स्केल लगे होंगे ना रिचर स्केल, अब ये रिचर स्केल जगह जगह लगे होते हैं ताकि कहीं पे भी जहाँ भी अर्थ के आ सकता है वहां लगाए होते हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया कि 105 डिग्री दोनों एंड के बीच में क्या होगा शेडो जोन फॉर एस वेव। अब इस पे बात करते हैं। हमारी अर्थ अलग अलग लेयर से बनी हुई है, ठीक है। पी वेव में क्या बोला, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल करेगा, लेकिन एक चीज होती है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन निकल रहा है मेरे मुंह से। सॉरी यार, सेंटर में क्या होगा सॉलिड होना चाहिए ना, ये होगा सॉलिड। अच्छा, लिथोस्फेयर सॉलिड, स्टेनोस्फेयर सेमी सॉलिड, फिर क्या आएगा सॉलिड, मीजोस्फेयर सॉलिड, फिर क्या आउटर कोर अपनी होगी लिक्विड, फिर इनर कोर क्या होगा सॉलिड। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब रिफ्रैक्शन की कहानी सुनना। हमारा यहाँ से इसमें वेव आई, ठीक है। अब आएगी हर डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ भी गया, यहाँ पे भी गई। अब इस पॉइंट पे जब पहुंचेगी तो ये अगर वो चेंज हो रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको मीडियम, एक मीडियम से सेमी सॉलिड आया, फिर सॉलिड आया, फिर हमारी अंदर की तरफ थोड़ी मुड़ेगी, ठीक है। और फिर लिक्विड आएगा, फिर ये अंदर की तरफ मुड़ेगी, फिर मतलब जैसे जैसे चेंज होता जाएगा ना, तो इस तरह का हमारा कुछ शेप बनेगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये 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 और ये जो जोन होगा हमारा ग्रीन वाला, इतना, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये कितना होगा 105, इधर भी 105,
145, 145। तो इतने जोन के अंदर पी वेव का शेडो जोन बनेगा। शेडो जोन मतलब जहाँ पे सेस्मिक वेव नहीं आएगी। तो ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चला कि यहाँ पे हमें शेडो जोन मिल रहा है। अब आपने ऑब्जर्व किया कि पी वेव का शेडो जोन कम है कंपेयर टू एस वेव, राइट। क्यों? क्योंकि पी वेव हमारे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से इनका वो बन रहा है, शेडो जोन बन रहा है। अदरवाइज अगर रिफ्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं तो हमें हर पॉइंट पे इक्वल वो मिलती, सेस्मिक वेव मिलती, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से शेडो जो बन रहा है। सॉलिड, अब इधर ऐसे वेव की बात करो तो सॉलिड में ही ट्रैवल करेगी, और क्योंकि बैरिस्फीयर के आउटर कोर जो है लिक्विड है तो वहां तक वो पहुंचेगी नहीं, समझे। तो इसलिए इसका वो शेडो जोन ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। दुनिया के जितने भी अर्थक्वेक है ना, वो मैक्सिमम लगा लो कि पैसिफिक में आते हैं। ये अपना अर्थ पहले बना लो, नॉर्थ, साउथ अमेरिका, फिर ये आ गया अपना अफ्रीका, यहीं कहीं आता ना। अफ्रीका के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों का भागीदारी इसमें है भाई, ठीक है। फिर ये आ गया अपना एशिया, एशिया तो बहुत बड़ा है, अपना प्यारा भारत, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया कुछ ऑस्ट्रेलिया, है ना, ठीक है। अब आपको पता है ना ये कौन सा है, एस नाम का कौन सा, अटलांटिक ओशन, ये है पैसिफिक, ये है पैसिफिक, ये है एम इंडियन, सदर्न, आर्टिक ओशन, ठीक है। इतना पता होगा, ठीक है। अब ये जो एरिया ना पैसिफिक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक अराउंड 70% ऑफ द वर्ल्ड जितने भी अर्थक्वेक हैं इन्हीं पॉइंट पे आते हैं। क्यों? सब जहाँ प्लेट्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है और ये प्लेट बड़े अनस्टेबल प्लेट हैं, ये मूव करते रहते हैं। और यहाँ पे कौन जो भी कंट्री होंगी ना इनके आसपास, उन सब पे अर्थक्वेक आएगा। जहाँ पे आपको ऑब्जर्व किया होगा जापान है यहाँ पे, ठीक है। अब जापान है ना, तो जापान में दुनिया का सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक इसी कंट्री में आता है, क्योंकि ये क्या है, ये पैसिफिक के साथ है। इसी रीजन को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। दुनिया के 70% जो वर्ल्ड के अर्थक्वेक हैं वो इसी रीजन में होते हैं, ठीक है। और बाकी 20% लगा लो यही, बाकी लेफ्ट आउट जितना बड़ा 20-30% अपना यहाँ पे, ये इंडिया है तो यहाँ पे माउंटेन है ना, तो इन पॉइंट पे भी अर्थक्वेक ज़्यादा होगा। क्योंकि माउंटेन कैसे बने वो भी हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अर्थक्वेक जहाँ होगा, कहाँ, जहाँ पे हिमालयन बेल्ट वगैरह होगी वहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, ठीक है। ओके सो इतनी कहानी हमने पढ़ ली, अर्थक्वेक की बात की हमने, वेव के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। तो फिर हमने पी वेव और एस वेव दोनों पढ़ा। तो ये लिखा था बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव कॉल्ड सरफेस वेव। वही मैंने बताया ना कि बॉडी वेव से ही सरफेस वेव ओरिजिन होते हैं, है ना। पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, ये बात नोट कर लेना। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो आपको समझ लेगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप पहले ही एनसीईआरटी उठा ली ना बिना किसी टीचर के पढ़े हुए, ठीक है, अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है तो भाई यूट्यूब पे कहीं मत जाओ, वहीं से पढ़ो। अगर आप फ्री में पढ़ रहे हो तो कोई भी एक अच्छा सा चैनल फॉलो करो जहाँ पूरी प्लेलिस्ट हो, वहाँ पे पढ़ो। अदरवाइज यहाँ पढ़ रहे हो तो एक ही टीचर पे भरोसा रखो, ठीक है। ओके, तो हमें खुद पढ़नी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या होता है कि जब हम एक्चुअल में पढ़ने जाते हैं ना, स्टार्टिंग में उठाते हैं तो थोड़ा कम समझ आता है, राइट। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि लेक्चर हम देख लें उसके बाद हम एनसीईआरटी उठाएं, उसके बाद लाइन टू लाइन जाए। सब कुछ इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, हर एक लाइन आपको एक पीवाईक्यू देके जाएगी।
ठीक है। और यही पी वाई को अलग अलग तरह से अगेन पूछता रहता है। जैसे ही हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा, कोई एनडी में पूछा क्वेश्चन, उसी को घुमा फिरा के वो सीडीएस में पूछेगा। प्रीलिम में पूछा गया क्वेश्चन, उसी को घुमा के वो सिर्फ थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा कम करके सीडीएस या एनडी यूपीएससी के जो लोअर थोड़े उससे कम आएंगे एग्जाम सीएससी से, उनमें पूछ लेगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी हमने कहानी पढ़ी। ये फास्ट होते हैं। ठीक है, क्या लिखा था, पी वेव आर सिमिलर टू साउंड वेव, वही कहानी मैंने बताई। ट्रैवल इन गैसियस सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, मटेरियल में। एस वेव arrive at the surface with some time lag, they are called secondary wave। एक बार गो थ्रू कर लेना, यही पढ़ना आपको। ठीक है, ये आपका चैप्टर भी बता दे कहाँ से पढ़ना है। अब हम कुछ वो पीपीटी देख लेते हैं, उसमें क्या क्या है। अर्थक्वेक मैंने बताया। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है बता दिया मैंने। जहाँ से हमारा स्टार्ट होएगा अर्थक्वेक, उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, है ना। एपी सेंटर जहाँ सबसे पहले पहुंचेगा। फॉल्ट क्या होगा, दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में जो गैप, उसको फॉल्ट बोल देंगे। प्लेट, अर्थ हमारी अलग अलग प्लेट से बनी हुई है। क्या, मैसिव रॉक दैट मेड ऑफ द आउटर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस एंड हुज मूवमेंट अलोंग फॉल्ट ट्रिगर अर्थक्वेक। ठीक है, सेस्मिक वेव क्या होती है, यही जो अर्थक्वेक की वेव है, उनको सेस्मिक वेव कहते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये इसको रहने दो, फुटबॉल हैंगिंग वाला इसको रहने दो। ठीक है, इसको पढ़ लेने, एक बार पढ़ना होगा। ओके, इसमें ही वो एक्सप्लेन किया कि अगर ये हमारा हाइपो सेंटर है, यानी कि फोकस है, उसके बाद सबसे पहले जहाँ पे हमारी वेव पहुंची उसको क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। देखो, हाइपो सेंटर भी, इसका एपी सेंटर यहाँ पे। मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं सेस्मोग्राफ। और सेस्मोग्राफ में अगर हम मैग्नीट्यूड मेजर कर रहे हैं तो वो किस में होगा, रिचर स्केल में। और इंटेंसिटी वाला जो स्केल है उसको क्या बोलेंगे, मर्सली स्केल। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना एक बार। ये हमने दोनों पढ़ ली कि कैसे होता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होएगी। जो ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा कि ट्रेंच क्या होता है, कि वोल्केनिक आर्क कैसे बनती हैं, माउंटेन कैसे बनते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये तो पढ़ा पढ़ा होगा आपने कि क्यों ये अंदर की तरफ जा रही है, पैसिफिक प्लेट क्यों जा रही है। प्लेट का मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हमारी जो होल अर्थ है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से बनी है। कि जैसे कि अर्थ को अगर आप छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड करो, आपस में जोड़ दिया हो, उस तरह का हमारा अर्थ है ना। तो वो मूवमेंट करते हैं तो अर्थ क्या करते हैं। अब ये सबडक्शन जोन लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम कोई भी पढ़ेंगे ना, साइमन सब कुछ साथ में ही होगा, लेकिन हमको एक कनेक्टिंग वे में पढ़ते हुए जाना है सीक्वेंस में। ठीक है, अब मैं इधर आपको सडक्शन जोन पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो फिर वो नेक्स्ट लेक्चर ही हो जाएगा, राइट। ओके, तो मैन मेड अर्थ का क्या होगा ये भी मैंने बता दिया था। एक्सप्लोजन जब हम करते हैं उसकी वजह से जो मूवमेंट होगी, शेकिंग होगी, वही तो पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है भाई, मॉडरेट डीप डेप्थ मतलब लिथो, अर्थ का कहाँ आएगा, लिथोस्फीयर में ही। जितना डेप्थ में होगा उसको क्या बोलेंगे, डीप फोकस। फोकस उसका डीप है। थोड़ा नीचे होगा तो क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट फोकस है। बिल्कुल पास में होगा उसको बोल देंगे मॉडरेट, है ना। अच्छा, अर्थ के एक समुद्र में भी आता है। हाँ, बिल्कुल आता है, क्योंकि उधर तो क्या आता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं, ओशियन क्रस्ट। एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होती है ओशियन क्रस्ट। क्या होता है, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, ओशियन क्रस्ट क्या है, समुद्र वाली जो अपनी लेयर है, वहाँ मिड ओशियनिक रिज होंगी। ये सब कुछ और नेक्स्ट क्लास में आएगा, लेकिन बेसिक ऊपर ऊपर से देख लो। ठीक है, ये पढ़ लेना ऊपर, ये ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, क्यों होता है ये भी बता दिया मैंने। सेस्मिक वेव दो तरह की होती है, बॉडी वेव, एक होती है अपनी सरफेस वेव। बॉडी वेव हमने पढ़ा पी वेव, एस वेव, और ये मूवमेंट उसका बताया हुआ। ठीक, और ये दोनों सरफेस वेव बताया हुआ। अच्छा, लव में मैंने बताया कि वेव कैसे, एक तो हो गया एस वेव की मूवमेंट जैसा, और दूसरा पी वेव के जैसा। समझ रहे हो, दोनों का करेक्ट। ये वही बताया गया, पी वेव एक्सपांशन हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है, फिर एक्सपांशन होगा, फिर कंप्रेशन, उस तरह। ये एक्सटेंशन लिखा हुआ है, एक्सटेंशन बोलो या एक्सपेंशन बोलो। ठीक है, पुश एंड पुल मेथड। ओके, एक बार रीड आउट कर लेना, ये फैक्चुअल थोड़ा बहुत
एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि क्लास जितनी होती है इतने में ही सब कुछ बताया जाता है। अब कुछ चीज़ें होती है जो आपको खुद पढ़ने पड़ेंगी, इसलिए तो पीडीएफ होगा, इसलिए तो आपको बोला कि नोट्स बनाने हैं। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं करवा सकते, छोटी छोटी चीज़ें के इंपॉर्टेंट भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लास में होती है, उसके बाद फैक्चुअल चीज़ें हर एक चीज क्लास में नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको भी थोड़ा बहुत करना है, सब कुछ डिटेल में लिखा होगा। अच्छा, शेडो जोन का वही बात आ गई। पी वेव का क्या है कि वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल करेगा, मूवमेंट बताया अपना, फिर रिफ्रैक्शन की वजह से इधर गई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये अब एरिया अपना कितने के आगे शॉर्ट हो जाए, यहाँ पे शेडो जोन में नहीं बनेंगे। ये देख लेना एंगल कितना है, 103 डिग्री, 103 डिग्री, है ना। हमें भाई लेकिन ये शेडो जोन में हमें 105 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री, अब मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि एनसीईआरटी में अपना 105 डिग्री दिया हुआ है। यह है शेडो जोन की बात करें, ये एनसीईआरटी के डायग्राम, तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। देखो एक्चुअल में 103 105 हर एक बुक पे अलग अलग लिखा होगा, हम एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चलेंगे तो यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता है, तो दैट विल बी मोर रिलायबल सोर्स फॉर अस। सो विल फोकस ऑन एनसीईआरटी मोर एंड देन उसके बाद विल शिफ्ट टू अदर थिंग, राइट। ओके, ये हमने पढ़ लिया सब कुछ। अच्छा, जो मैंने बताया था ना कि दुनिया के जो सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं वो पैसिफिक वाली साइड में आते हैं, है ना, ये देखो। और ये पैसिफिक का एरिया पूरा कवर करते हैं, ये साथ साथ में इसी बेल्ट को हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये वोल्केनिक बेल्ट है पूरी, यहाँ बहुत सारे वोल्केनोस हैं, ये रिजेस हैं सेंटर में, है ना, मिड ओशनिक रिजेस, मिड अटलांटिक रिज, तो वोल्केनिक पूरा जोन है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वोल्केनो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसमें क्यों बनेगा, कैसे बनता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब जो भी कंट्रीज के नियर बाय होंगी ना वो सबसे ज़्यादा इसके इफेक्ट में रहेंगी अर्थक्वेक के, वोल्केनो तो है ही है। तो जापान देखो कितनी पास है, तो जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं हर तीसरे दिन में। तो लेकिन जापान में अर्थक्वेक आया तो उनकी गवर्नमेंट ने ऐसी बिल्डिंग बना दी जो अर्थक्वेक के झेल सकती हैं ना, शॉक ऑब्जर्व कर सकती हैं। तो वी शुड लर्न फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव कि उन्होंने क्या किया, ठीक है। ओके, अब इंडिया का पर्सपेक्टिव जान लो, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है ना। तो ब्यूरो ऑफ इंडिया ने, ब्यूरो ऑफ इंडिया, इंडिया स्टैंडर्ड्स, BIS, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, ओके। तो इसने क्या किया कि इंडिया को, क्योंकि इंडिया मैंने बोला कि माउंटेन वाली साइड पे अर्थ क्यों आएंगे, है ना, क्योंकि क्यों आएंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि ये देखो, ये अपना भारत का मैप बना लेते हैं, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत, नॉर्थ ईस्ट, ये माउंटेन आगे पूरे, है ना। और माउंटेन अपने कहाँ खत्म होते हैं, ये यहाँ यहाँ तक आते रहते हैं ना। ये क्या है, अंडमान निकोबार, है ना, समझ रहे, अंडमान निकोबार, इतना पता ना, भारत का नक्शा बनाया होगा। फिर ये गुजरात वाली साइड ले लो, ठीक, ये पूरा माउंटेन्स है। अब क्योंकि अपना जो ये जितना एरिया है ना, ये एरिया, ये एरिया, ये पहले इस एरिया से कनेक्टेड नहीं था, ये बहुत दूर था, इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे था। मतलब अगर मैं अपना, चलिए ये, अब हमारा एशिया में है ना इंडिया, तब उस पॉइंट पे नहीं था, आज से करोड़ों साल पहले ये बहुत दूर था, इस पॉइंट पे था। फिर से ट्रैवल करते 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 हम इस पॉइंट पे लगे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये पंजाब से नीचे नीचे का जितना एरिया है, दिल्ली से लेकर साउथ, पूरा दूसरा ही कॉन्टिनेंट में था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट लगा लो, उसके साथ था मेडागास्कर के साथ। यहाँ से मूव होता 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 आज हम एशिया का पार्ट बन गए हैं, ठीक है, यूरेशिया, यूरेशिया, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो इतना मान लो कि ये जितना ये आपको दिख रहा है प्लेट्यू सारा यहाँ से मूव करके यहाँ से कनेक्ट हुआ है। तो पहले इसके बीच मेरा 30 सी था, फिर हमने कनेक्ट हो गए, ठीक है, इस एरिया के साथ।
और यहाँ पे क्या बन गए, जब आपस में दो कॉन्टिनेंट की टकराव हुई तो यहाँ पे ये एरिया बाहर आया। अब नोट करना, दो चीज़ें आप टकराओगे तो वो पुश करेगा ऊपर की साइड, तो इसी पुश की वजह से हमारे यहाँ पे माउंटेन बन गए हैं। ठीक है, माउंटेन बन गए। तो इन्हीं की, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्लेट हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट थे, तो वो टकराए आपस में तो ये माउंटेन बन गए। अब इनके ही माउंटेन कहते हैं कि बढ़ रहे हैं अभी भी। ठीक है, माउंटेन की जो हाइट है वो बढ़ रही है, और टकराव की वजह से अब भी क्या होगा कि फॉल्ट में एनर्जी रिलीज होते रहेगी। दो प्लेट्स है ना, तो आपस में टकराते रहेंगे, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहेंगे। यहाँ से जैसे नीचे नीचे जाते हुए तो अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे कम आएंगे, यहाँ पे कम 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 कम, यहाँ पे नेग्लिजिबल अर्थक्वेक आएंगे। राइट, अब क्यों आएंगे वो मैंने स्टोरी आपको बता दी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए BIS हैज डिवाइडेड हर कंट्री इनटू वेरियस जोन्स। ठीक है, तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 है ना, लेकिन जोन 1 नहीं है, जोन 2 से स्टार्ट है। क्योंकि जो वहाँ लगा लो कि मिनिमल कोई अर्थक्वेक आता ही नहीं, तो उसको खत्म ही करती है। अभी हमारे इंडिया में कितने जोन हैं टोटल? 4। कौन कौन सा? 2, 3, 4, 5। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। कौन कौन सा? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। अच्छा, इसमें कौन कौन सा स्टेट आते हैं अपने, कौन कौन से एरिया आते हैं वो नोट कर लेना, इसी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जोन 2 में आ गए सबसे पहले लो रिस्क। ये एरिया, इसमें बहुत कम आएंगे। तो ये कौन कौन सा एरिया? साउथर्न वाला एरिया पूरा लगा लो। साउथर्न पेनिसुला, पेनिसुला बोलो ना, कि 3 साइड इसके पानी के साथ टकराती हो, एक लैंड के साथ। पानी इधर, पानी इधर, पानी इधर, पानी, ये लैंड। ठीक है, साउथर्न पेनिसुला, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या है, ये हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका जिक्र होगा। डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यू ये एरिया भाई पूरा। ठीक है, जोन 3, इसमें आएगा अपना मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, फिर जोन 4 में आएगा अपना, जोन 4 और 5 में ही ये लगा लो अपना, गुजरात आ जाएगा। ठीक है, और JNK के some part, JNK। ठीक है, जोन, आप बोलोगे जोन 1 क्यों नहीं है? जोन 1 भी था पहले हमारे पास, जोन 1, लेकिन यहाँ अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम थी, तो इसको 2002 में रिमूव कर दिया। ठीक है, 2000, मेरा पेन थोड़ा स्लो चल रहा है उसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, रिमूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत कम आते थे जोन 1 में अर्थक्वेक, तो इसको निकाल ही दिया। जोन 5 में कौन सा? ये अपना जो हिमालयन के साथ हो गए, जोन 4 और 5 में। 5 में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आएंगे। ठीक है, तो जो इसके साथ साथ होंगे, राइट, हिमालयन बेल्ट के साथ। अब ये देखो, ये यहाँ से अब ये पूर्वांचल जो हमारे हैं, ये वाले पहाड़, इसका एक्सटेंशन देखो, यहाँ यहाँ तक हुआ ना, तो इधर भी आएगा, तो ये भी जोन 4 और 5 में ही आएंगे। समझ गए? जोन 5 में अंडमान निकोबार भी आएगा, क्योंकि ये पूरी क्या है कि माउंटेन की रेंजेस की एक्सटेंशन है ना, पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, तो ये आएगा जोन 5 में। JNK आ गया, फिर अंडमान निकोबार, है ना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। पेन थोड़ा सही से लिखने का, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा, अब एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था कि गुजरात का जो कच्छ एरिया है ना, ये गुजरात, इसका जो कच्छ एरिया है, ये कौन से जोन में आता है? ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो हमें तो पता कि 4 और 5 में आएगा। अच्छा, इधर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि 3rd में आना चाहिए। अब 4 और 5 में क्यों कंसिडर करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बल्बन प्लेट है करके है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इसको एक बार देख लेना, कि जहाँ की टेक्टोनिक प्लेट है तो उसके फाल की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, तो उसकी वजह से इधर हमारा अर्थक्वेक आता है। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये
यहाँ से आप पढ़ लेना पीडीएफ से कि कौन कौन सा एरिया उसके अंदर आता है। ओके, जोन 5 वाले हाई डेंजरस एरियाज हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट, हिमाचल प्रदेश का, रण ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार रीजन। ये अंडमान निकोबार क्या है, एक्सटर्नल माउंटेन रेंजेस की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा। फिर जोन 4 हिमाचल पंजाब, कुछ एरिया जम्मू कश्मीर का भी। फिर वेस्ट, ये देखो रण ऑफ द कच्छ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। ओके, फिर उसके बाद जितना आप जोन 1 है, ये तो 2001 में इसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। डैमेज रिस्क इज लोड में यूज, एक बार पढ़ लेना। तो क्लास यहाँ पे होती है ख़त्म। अभी हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जिसको सिर्फ लेक्चर लेना था, लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गए। हम कोई भी क्लास करते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करते हैं, ताकि हमें एक अ, पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछता है, और हमारे रिवीजन में हम उसी पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा क्लास का, राइट। तो कंटेंट के पीछे अभी मत भागना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इतना मोर देन एनफ है। जो मैंने बताया वो करना है। अब क्वेश्चन पेपर जहाँ तो कोई आप कहीं सब्सक्रिप्शन लेके रखा हो तो वेल एंड गुड, नहीं लेके रखा हो तो ये क्वेश्चन मोर देन एनफ है आपके लिए। 400-500 क्लासेस होंगे मेरे ख्याल से, मतलब 300-300 क्लासेस होंगे, तो 300 मल्टीप्लाई कर लो, 30-40 क्वेश्चन हर एक क्लास में, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप करके जाओगे तो आई डोंट थिंक कि आपका एग्जाम रहेगा कहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस चाहिए। जो भी क्लास होगी उसके बाद तीसरे चौथे दिन फिर अगेन आना है, रिवीजन करना है। अब रिवीजन के लिए मैं अगेन रिवीजन क्लासेस भी आई थिंक कि लानी चाहिए, राइट। क्या बोलते हो आप, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन की पीडीएफ निकाल ली है, इसको मैं कर देता हूँ जूम। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन है अपना सीएससी का, प्रीलिम 2014 का। तो दिस क्वेश्चन इज मोर अबाउट टेक्टोनिक प्लेट, है ना। तो अभी आपको ये पढ़ाया नहीं है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, तो ये क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री आपको अभी समझ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्किप कर देंगे। सबडक्शन प्लेट थोड़ा स्किप कर देंगे, क्योंकि प्लेट के बारे में अभी आपको पढ़ाया नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा। जो हमने पढ़ाया उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो पी वेव का पहला क्वेश्चन है CDS 1 2021 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइमरी वेव ऑफ द अर्थ इज नॉट करेक्ट, दे आर सिमिलर टू साउंड वेव। तो पी वेव साउंड वेव के सिमिलर होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं। हाँ, पी वेव सिमिलर टू साउंड वेव, तो ये आंसर सही है हमारा। तो नॉट करेक्ट पूछा है। दे कैन ट्रैवल ओनली इन सॉलिड मटेरियल, नहीं। पी वेव जो होगा वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल करेगा, सॉलिड लिक्विड गैस। एस वेव होगा वो सिर्फ सॉलिड में करेगा, तो ये तो नॉट करेक्ट। दे कैन ट्रैवल थ्रू गैसेस लिक्विड एंड, तो ये भी सही है। दे मूव फास्ट एंड आर फर्स्ट टू अराइव ऑन द सरफेस, हमने पढ़ा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन टू लाइन दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट, ठीक है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेने को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म यूज्ड फॉर फोकस, फोकस का तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन था हाइपोसेंटर, ये हमारा अर्थ है। यहाँ से जहाँ से भी अर्थ का ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं फोकस, जहाँ हाइपोसेंटर। और जिस पॉइंट पे सबसे पहले हमारा सेस्मिक वेव पहुंचे, सेस्मिक वेव यानी कि ये वेव, उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। वह देख लेना। विद रेफरेंस टू अर्थ विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा, सीएससी में और सीडीएस एनडीए जहाँ अदर एग्जामिनेशन में ये अंतर होता है कि सीएससी में दे आस्क मोर स्टेटमेंट बेस्ड, और उसके बाद फिर ये दिया होता है कि करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अगर ये सीबीएसई का क्वेश्चन होता है डायरेक्ट, शायद ये 4 ऑप्शन ही होते या एनडीए का। सीएपीएफ और सीएससी में क्या रहता है कि करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, ये कोड में दिया होता है। तो मैनी अ टाइम अ कैंडिडेट नो द आंसर, बट बिकॉज देर आर ऑप्शन आर सो फैमिली सिमिलर होते हैं, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है उसको, एंड ही आर शी अनटिक टिक द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट लाइन वाइज नहीं आते, इसमें मल्टीपल लाइन के बाद ये कौन सा ए पार्ट बी पार्ट ऐसे करके। अब सी ए पी एफ का भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है। सी एस सी थोड़ा सा लेवल कंपेरेबिलिटी थोड़ा कम है, बट उसके ऑलमोस्ट। और इसका कंपटीशन तो देखो, बिकॉज इसमें बहुत सारे कैंडिडेट वो होते हैं जो सी एस सी दे रहे होते हैं, ठीक है। सी ए पी एफ की बात कर रहा हूँ मैं।
उसमें CSE वाले कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं, और CDS की तो वो इंस्पिरेशन होता है, ठीक। अर्थक्वेक लार्जली ऑकर अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। अच्छा, प्लेट कन्वर्ज ये तो पढ़ाया नहीं, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री वाला। तो चलो देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट कौन सी है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इन लिथोस्फीयर इज कॉल्ड फोकस, ये बिल्कुल सही है। इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, हाँ ठीक है, एपिसेंटर में सबसे ज़्यादा होता है। एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन ओवर कॉन्टिनेंट ओनली, नहीं। चौथा तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। तीसरा और दूसरा तो होंगे, तीसरा और दूसरा तो होंगे। जहाँ बी और ये अर्थक्वेक लार्जली ऑन द कन्वर्जिंग प्लेट, डाइवर्जन पे तो हो सकते हैं, तो सी पार्ट आंसर होना चाहिए या बी पार्ट। हाँ, तो बी पार्ट आंसर है, पहला दूसरा, ठीक तीसरा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेव इज नॉट करेक्ट। पी वेव मूव फास्टर एंड फास्टर, ठीक है, ये सही है। पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस सॉलिड लिक्विड मटेरियल, अभी पढ़ा हमने। सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 फ्रॉम एपिसेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव। पी वेव 145 के बाद उन्होंने बोला कि पी वेव को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ करते हैं, क्योंकि अगर पी वेव का शेडो जोन देखो ना, कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ ये शेडो जोन होता है। तो 145 145 यहाँ पे भी रिकॉर्ड होते हैं, इस पॉइंट पे रिकॉर्ड नहीं होते। 105 यहाँ, 105 यहाँ, तो इस पॉइंट पे रिकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ तो होगा। पी वेव है मैक्सिमम एरिया कवर इंटर शेडो जोन, नहीं। पी वेव का एरिया कितना ही कवर हुआ है, इतना सा। एस वेव का देखोगे अगर आप, एस वेव तो आउटर मेंटल तक पहुंच ही नहीं पाती, तो उसकी वजह से ये होता है, इतना एरिया सारा 105 105, ये एरिया सारा एस वेव का शेडो जोन, तो शेडो जोन का एरिया ज़्यादा होता है, तो अपना आंसर होगा डी पार्ट। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेने के बाद। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, सीधा सीधा क्वेश्चन है, फोकस, इसी को बोलते हैं हाइपो सेंटर, ठीक है। देखो एनडीए में क्वेश्चन आया, फिर ये सेम क्वेश्चन सीडीएस में बार बार आया, तो यहाँ से टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ओके, लिस्ट, अच्छा, प्रीलिम में पूछा गया 2015 में, अर्थक्वेक जोन अभी हमने पढ़ा। अगर एक अर्थ अपना, सॉरी इंडिया है, तो यहाँ पे सबसे कम होगा, तो ये कौन सा होगा, जोन नंबर 1 2 लगा लो, जहाँ पे होगा जोन नंबर 5, ठीक है। कोलकाता, कोलकाता कुछ इस पॉइंट पे होगा ना, यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये कहाँ पे आएगा, 5 पे तो नहीं होगा, ठीक है, 5 पे नहीं होगा। चेन्नई, चेन्नई कहाँ होगा, ये दो दो तीन में हो सकता है, तो चेन्नई हम डी को, कोलकाता ए को 4 में करते हैं, ठीक है, A4, ठीक है, जहाँ D4 करते हैं, ठीक है, D4 जहाँ A4, एलिमिनेशन टेक्निक की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली कहाँ होगा, दिल्ली हमेशा ऊपर होगा, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, फिफ्थ और फोर्थ, दिल्ली सी होगा 2 या 1, C 2 या 1, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ होगा, फिर गुवाहाटी बचा हुआ लगा लो, ठीक है, सी पार्ट होना चाहिए इसका आंसर, बी पार्ट, बी पार्ट, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने जो पढ़ा, कोलकाता कहाँ आता है, जोन 3 में आता है, सही है ना। चेन्नई कहाँ आता है, चेन्नई तो जोन 2 में आना चाहिए ना, जोन 3 में आना चाहिए, 2 और 3 में, ठीक है। इसका थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, जो मैंने आपको पढ़ाया वो कितने पढ़ाया, चेन्नई जो होगा वो 2 या 3 में होगा, ठीक है, डी होना चाहिए 4 में। हाँ हाँ, सही है सही है सही है सही, D4 है, सही है, D4, ओके, जी सही है, मैंने इधर कर दी बात, जी D4, ठीक है, ये बड़ा आंसर। एक बार देख लेना इसको, जो हमने पढ़ा उसका एक चैट जीपीटी का फैक्चुअल डेटा कलेक्ट किया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अर्थ को नॉट करेक्ट, पी वो मोर फास्टर एंड आर द फर्स्ट ऑर्डर, सही है आंसर है। पी वेव कैन ट्रैवल थ्रू गैस लिक्विड, सही है। सेस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 45% कैन रिकॉर्ड एबल, पी वेव सही है। पी वेव मैक्सिमम एरिया, नो, ऐसे वेव का होता है शेडो ज़्यादा।
द वेव हेल्प साइंटिफिक टू अंडरस्टैंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो दोनों ही वेव इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरी वेव आर मोर इम्पोर्टेंट। प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी की वजह से हमें पता चला ना कि वो नहीं होता। इसमें क्या आंसर है? सेकेंडरी वेव। अच्छा, सेकेंडरी वेव क्यों है? द रीजन इज, हमारा अर्थ सेंटर में क्या है? सॉलिड है। अब यहाँ पे हुआ एपिसेंटर, तो हर मूवमेंट करेगी, लेकिन ऊपर आएगा लिक्विड। तो क्योंकि इसको ऐसे वेव सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल करेंगी, तो लिक्विड की तरफ जा ही नहीं पाएंगी, तो इतना आया शैडो जोन। इसे साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि सेंटर में कुछ तो सॉलिड होगा जिसकी वजह से ट्रैवल नहीं कर रही, तो इससे हमारा अर्थ का इंटीरियर के बारे में पता चला। समझिए, प्राइमरी वेव नहीं है, प्राइमरी वेव तो जरूर में ट्रैवल करती है, राइट। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव आर इज नॉट करेक्ट? दे आर सिमिलर टू साउंड वेव। प्राइमरी वेव हाँ, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल बॉब की तरह होती है। दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, नहीं। प्राइमरी वेव वो करती हैं तीनों में, ट्रैवल करती है। दे ट्रैवल तो गैसेस सॉलिड, सही है। दे मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव। देखो सेम क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया, सेम क्वेश्चन सीडीएस में भी अगेन पूछ रहा है। दे जस्ट रीफ्रेज द क्वेश्चन, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी पार्ट। बी पार्ट नहीं है। अर्थक्वेक का एपिसेंटर इज द, एपिसेंटर क्या होगा? जहाँ पे सबसे पहले सरफेस वो पहुंचेगी, सरफेस पे सेस्मिक वेव। पॉइंट पे सेस्मोग्राफ इसको नहीं, ये तो नहीं है। पॉइंट विद इन द अर्थ वे द मूवमेंट ऑफ अलोंग, इसको बोलेंगे फोकस। अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ ग्रुप रिलेटेड, नहीं ये तो होगा ही नहीं। ये तो हो गया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हो गया ना। पॉइंट ऑन द सर्फेस डायरेक्टली अबव वेयर द रप्चर अलोंग द फॉल्ट जोन ऑकर, सही है, डी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म फॉर फोकस? फोकस को हाइपोसेंटर बोलते हैं भाई। और एपिसेंटर क्या हो गया? सबसे पहले यहाँ पे वो पहुंचती है सेस्मिक वेव। अच्छा, ये बात नोट करो कि सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है अलग अलग तरह से, है ना। हाइपोसेंटर की डेफिनेशन पूछ दी, एपी सेंटर की, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो कभी भी क्वेश्चन करते हो उसके बाद जितने ऑप्शन है ना, उसको भी सही से एनालाइज किया करो। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ वेव इज नोन एज फोकस। सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अर्थ, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर, सही है? नहीं, सही नहीं है। एपिसेंटर नहीं, फोकस होता है, जहाँ उसको बोलते हैं hypocenter. The line joining the place of which were affected by earthquake at the same point of time are called seismic lines, ठीक है। दो चीजें बताई थी, एक मैंने होमो सेस्मिक लाइन्स और दूसरी बताई थी आइसो सेस्मिक लाइन। टाइम की बात करता है होमो सेस्मिक, सेम टाइम पे जब बहुत सारी सेस्मिक वेव हम ऑब्जर्व करते हैं ना एक टाइम पे, अगर उनको लाइन में जोड़ दें इसको बोलेंगे होमो सेस्मिक लाइन। और अगर आइसोसेस्मिक उसको बोलेंगे जहाँ पे इंटेंसिटी सेम हो सेस्मिक वेव की। ये अगर लाइन में अगर ज्वाइन करूँ, इस लाइन पे जितने भी सेस्मिक वेव है उनकी सबकी इंटेंसिटी सेम है, तो उसको बोलेंगे आइसोसेस्मिक लाइन। तो अपना हो जाएगा बी पर आंसर, राइट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिचर स्केल? इट वाज डिवाइज्ड इन 1935, चार्ल्स एवरेजर। हाँ, सर ने ही किया था। इट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज बाय द सिंगल अर्थक्वेक। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यानी कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही। रिचर स्केल हैज नो, अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर में बताया था कि रिचर स्केल की आल्दो थियोरेटिकली कोई लिमिट है नहीं, ठीक है। बट क्योंकि दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है वो है 8.9 ऑन रिचर स्केल, मैग्नीट्यूड ऑन रिचर स्केल, तो हमें कभी भी 10 से ज़्यादा दिया नहीं होता। तो नोटबुक पे जहाँ हर जगह आप कितना इसकी रेंज पढ़ोगे, 1 से लेकर 10 तक की लिमिट। 8.9 और 8 पॉइंट और सॉरी 9, 0.1 का आपको अंतर दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर होता है, समझ रहे हो। 1x ज़्यादा होगा उसमें, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स में आपको ये मिलेगा, मैक्सिमम हम यही पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली इसकी कोई रेंज होती नहीं, ऊपर लिमिट होती नहीं है। तो उसके दोनों आंसर हो सकते हैं, 1 और 2 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग वाला है। मैक्सिमम बुक्स में आपको 1 और 2 दिया होगा, कि एनसीईआरटी में खुद 0 से 10 की वो रेंज दी गई है रिचर स्केल की, राइट। अच्छा, मसल स्केल की कितनी होती है? 1 to 12। ये क्या मेजर करता है मसल स्केल? इंटेंसिटी। ये ह्यूमन ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। विजिबल इमेज कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है।
द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कास्ट बाय अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस विच ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ के जितना अर्थक्वेक ज़्यादा होगा उतना डैमेज होगा, बिल्कुल सही। पॉपुलेशन जितनी आबादी ज़्यादा होगी, सपोज एक एरिया में एक यहाँ बंदा रहता है कि यहाँ कि यहाँ 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 अर्थक्वेक आया, ठीक है, पूरे एरिया में अर्थक्वेक आया, कितने बंदे इफेक्ट हुए? 4। यही अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, एक बिल्डिंग भी गिरी तो बहुत सारे लोग मर सकते हैं, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी भी तो फर्क पड़ेगा, राइट। टाइप ऑफ बिल्डिंग, जितनी वर्टिकल बिल्डिंग ज़्यादा होगी उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा कंपेयर टू जो हॉरिजेंटल बिल्डिंग होगी, तो टाइप ऑफ बिल्डिंग इफेक्ट। क्लाइमेट ऑफ द एरिया, नहीं 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 नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, तो मतलब नॉट पूछा तो यही होगा, क्योंकि गर्मियाँ होंगी तब भी अर्थक्वेक आएगा, सर्दी होगी तब भी आएगा, गर्मी सर्दी से कोई इम्पैक्ट करेगा नहीं अर्थक्वेक का, राइट। तो पहला पीडीएफ हो गया खत्म एमसीक्यू का, दूसरा हम चेक करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू अर्थक्वेक। अच्छा, आंसर मत देखना, सब क्वेश्चन देखना, अदरवाइज आपको हेल्प पड़ जाएगी। ओके, let me change the pen. Okay, consider the following statement regarding earthquake. The point inside the earth crust where an earthquake originated is called epicenter. No, इसको hypocenter बोलते हैं, ठीक है। The intensity of an earthquake is generally higher near the focus and degrees as well. Intent, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। earthquake wave travel outward from west in all direction, ये तो सही है। या 3 only या 2 and 3, 2 and 3। अच्छा, इंटेंसिटी जनरली हाईएस्ट नहीं है द फोकस एंड डिक्रीज है, नहीं ये सही है, सही है, सही है। फोकस मतलब हाइपो सेंटर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज, यहाँ तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होगा, जैसे जैसे हमारे सेismic वेव मूव करते जाएंगे उनकी एनर्जी लूज होती जाएगी, क्योंकि मूवमेंट में भी तो एनर्जी रिलीज होगी ना, समझ रहे हो, बी बट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, which are refer movement of lithosphere plate, consider the following statement. Lithosphere plate move due to the circular movement of the molten magma inside the earth, सही है ना। लिथोस्फीयर जाने की अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट जो लिथोस्फीयर बने। एंडोजेनिक फोर्स, दो फोर्स बताई थी मैंने, कहती है एंडोजेनिक और रहती है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब अर्थ के अंदर से, अर्थ के अंदर से। एक्सोजेनिक अर्थ के बाहर से, एक्सो मतलब बाहर। एंडोजेनिक फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग लैंडफॉर्म बाय एक्सटर्नल एजेंट, नहीं एक्सटर्नल नहीं, एक्सोजेनिक एक्सटर्नल होता है। एक्सो एंड एक्सोजेनिक फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द अर्थ इंटीरियर एंड कास्ट अर्थक्वेक, इंटीरियर नहीं, देखो उन्होंने ऊपर नीचे कर दिए, तो ये दोनों ही आंसर गलत होंगे, ओनली वन आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। ओके, ये सारे सीएससी के क्वेश्चन है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा खासा है। With reference to earthquake, consider the following. Tectonic plate are the most common type and are caused by sliding of rock along pipe. बिल्कुल सही। टेक्टोनिक प्लेट क्या आते हैं ऑलरेडी आपको बता दिया। वोल्केनिक अर्थक्वेक occur in the area of active volcano और सब क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक, बिल्कुल सही, क्योंकि वोल्केनो टेक्टोनिक प्लेट के साथ ही ओरिजिनेट हुए होते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा कैसे ये बनते हैं वोल्केनो सब कुछ, ठीक है। रिचेस्ट स्केल मेजर द अर्थ इंटेंसिटी अर्थक्वेक, नो 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 नो, ये उल्टा लिखा है इन्होंने, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अर्थक्वेक कैन ट्रिगर सेकेंडरी hazards such as सुनामी। अच्छा, सुनामी क्या होती है, सुनामी का बताना भूल गया। एक है जापानीज टर्म है, ठीक है, ठीक है। सुनामी, सुनामी क्या है, जो समुंदर में जो वेव आते हैं ना, ठीक है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं वेव और वो डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसी को बोल देते हैं सुनामी, जैसे सी से रिलेटेड है। तो हार्बर वेव्स, हार्बर समझते हो, समुंदर का वो किनारा, सुनामी का मतलब है हार्बर वेव, जापानीज टर्म है, ठीक है। ये कहाँ ओरिजिनेट होती है, ओशियन में। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 ऑन रिचर स्केल, ठीक है, रिचर स्केल मैग्नीट्यूड 5 का होता है। ओशियन में ओरिजिनेट होती है, ओशियन वेव है, बिलो ओशियन वेव। तो ये कहाँ का है, जापान में ओरिजिनेट हुआ टर्म, हार्बर बे, इसका मतलब, ठीक है। अर्थक्वेक एंड ट्रिगर्स कैन बी सच एज सुनामी, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड भी होता है अर्थक्वेक से, और फायर हजार से होता ही है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो क्या लिखा है, कौन सा सही है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 बी बार आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक कंसीडर द फॉलोइंग। द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द एपिसेंटर, ये गलत लिखा है, फोकस इधर आना चाहिए और एपिसेंटर ऊपर। सेस्मिक वेव ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम, हाँ ये सही है। द मर्सी स्क्वायर मेजर द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स एंड ऑब्जर्व्ड डैमेज, दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए। अब क्यों आ रहा समझ रहे हो ना, आपने क्लास लगाई है तो आपको होपफुली आपको सब समझ लग रहा होगा, साथ साथ में देखते जाओगे। आंसर मत देखना, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्क एसोसिएटेड विद ह्यूमन एक्टिविटी। टेक्टोनिक प्लेट नेचुरली होते हैं,
वोल्केनिक नेचुरली, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक नहीं, एक्सप्लोजन तो कौन करता है, इंसान करते हैं ना, तो ये आंसर होना चाहिए सी पार्ट। कोलाप्स अर्थक्वेक नहीं, तो सी पार्ट आंसर होना चाहिए। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेक्टोनिक, ये मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मैन मेड अर्थक्वेक और नेचुरल अर्थक्वेक ये दोनों के बारे में पूछता है। सो बेटर वी स्टडी थोड़ी डेप्थ में, जिससे कि सॉल्व हो जाए। जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, उससे आपके मोस्ट ऑफ द यूपीएससी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको डेप्थ में पढ़ना है तो आपको, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट पर सर्च करना टॉपिक और उसके आगे यूपीएससी लिख देना, तो उधर हर एक चीज़ के बारे में डिटेल एलेबोरेट किया होगा, हर एक चीज़, ठीक है, फैक्चुअल होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें क्या होगा कि आपके कई बार क्या होगा कि कुछ नया तरह का क्वेश्चन आ गया तो वहाँ से सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज जितना मैंने पढ़ाया वो मोर देन एनफ। तो 90% आपका तो मैंने पढ़ा दिया क्लास में ही, राइट। अर्थक्वेक जाना है, ठीक है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक, रिजर्वायर, कौन सा लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ अर्थक्वेक। नेचुरली कौन से हैं इसमें से, टेक्टोनिक नेचुरली है, ठीक है। वोल्केनिक नेचुरली है, सुनामी इंड्यूस अर्थक्वेक तीसरा, ठीक है। 1 2 एंड 3 होना चाहिए बी पार्ट। अब रिजर्वायर क्या है, डैम बनाया, कुछ बनाया जहाँ पानी स्टोर किया, तो वो तो हम खुद करते हैं ना, दैट इज मैन मेड अर्थक्वेक, राइट। सो दिस इज वाई द ऑप्शन क्या लिखा है, 1 2 एंड 4, हाँ सही तो है, 1 2 एंड 4 मैंने बी पार्ट कर दिया, 1 2 एंड 4 मैंने, ठीक, ओके। विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ द अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, अर्थ को एक अगर हमने पढ़ा तो उसके बाद हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हुई, अर्थ के बाद क्या क्या आता है, सुनामी आती है, राइट। कई जगह सुनामी आएगी, कई जगह देखो शेक होगा जब अर्थ, उसके बाद तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएंगे, बिल्डिंग कोलैप्स, ठीक है। फिर उसके बाद लैंड स्लाइडिंग होगी कई जगह, लैंड स्लाइडिंग, फिर एवलांचेस आएंगे, है ना। तो कई जगह ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि जमीन पे अर्थक्वेक आया, जमीन बैठ गई, कहीं ऊपर रह गई, ठीक है, इस तरह का। फ्लड आ जाएगा कई एरिया में, राइट, डैम टूट सकता है, और सुनामी में जापान में हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बेसिस में पता ही होती है कि इतना ऑब्जर्वेशन हो जाता है हमारा, ठीक है। क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉइल लिक्विफिकेशन occur when loose वाटर सैचुरेटेड सॉइल टेम्परेरी लूज स्ट्रेंथ ड्यू टू सेismic वाइब्रेशन, हाँ बिल्कुल, सॉइल लिक्विफिकेशन डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। एवलांचेस caused by earthquake are more common in polar and high altitude mountain, हाँ माउंटेन रीजन में एवलांचेस आते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक, राइट। और माउंटेन रीजन में अर्थक्वेक ज़्यादा आएंगे कंपेयर टू प्लेन एरियाज, क्यों उसका मैंने बता दिया लास्ट उसमें, जब मैंने बताया इंडिया का रिलेशन विद एशिया के साथ कैसे कनेक्ट हुआ। अर्थक्वेक कैन कॉज ग्राउंड शेकिंग, सुनामी, इवन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, तीनों आंसर मुझे सही लग रहे हैं, 1 2 एंड 3 सही। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सी बात सही, डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेने के बाद, ठीक है। सॉइल लिक्विफिकेशन क्या होती है ये बता दिए, ये डायग्राम से आपको समझ लग रहा होगा ना। ग्राउंड लर्चिंग मतलब वर्ड हैं थोड़े ऊपर नीचे, सेस्मिक वेव, ये रीड कर लेना एक बार कहाँ कहाँ से क्या है। विद रेफरेंस टू सेस्मिक जोन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, जोन वी इज द लीस्ट सेस्मिक वेव एक्टिव जोन इंडिया, नहीं, जो ये तो सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, जोन 1 होगा सबसे कम। जोन 4 कवर दिल्ली, संपाड़ा, जम्मू कश्मीर, बिहार एंड उत्तराखंड, बिहार का कोई गारंटी नहीं है, बाकी बाकी जगह। द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात फॉल अंडर जोन सेकंड विच हैज लो सेस्मिक, नहीं नहीं, ये तो जोन 4 5 में आना चाहिए, राइट। तो पहला तो सही है बिल्कुल, नहीं पहला तो गलत है, पहला तो गलत है, पहला तो हो नहीं सकता, पहला ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो सेकंड आंसर हो सकता है, ठीक है, सेकंड बी पार्ट। तो कच्छ रीजन में बताया था वहाँ पर वो अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, वो जोन 5 में है। जोन 2 तो बड़ा कम हो गया ना, मैंने बताया था उधर कुछ बालचिन करके है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो है, कुछ टेक्टोनिक प्लेट है जिसकी वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक, माइनर प्लेट है। अब माइनर प्लेट और मेजर प्लेट क्या होता है ये मैं लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर सेस्मिक वेव जोन, इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हाँ ये तो करता है, अंडमान निकोबार आइलैंड, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसका तो पता नहीं,
कच्छ, रीजन ऑफ गुजरात, यानी कि 1 2 3 तो होना ही चाहिए, 1 2 3 तो होना चाहिए, 1 2, अरे यार सही है, मैंने 1 2 4 तो होना चाहिए, 1 2 4, 1 2 4, उसी पर आंसर ठीक। बोलने में कुछ बोल रहा हूँ, टिक मैंने किया ये, मतलब उत्तर प्रदेश तो नहीं है सबसे ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट। देखो ये सारे जितने रीजन बताया ना मैंने, हिमालयन रीजन, ये सारे माउंटेन रीजन्स की, यहाँ तक अंडमान निकोबार, ये अपना माउंटेन, जम्मू कश्मीर यहाँ पे आ गया नॉर्थ ईस्ट। ये इंडिया का मैप है ना, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आ रहा है, ये सारा माउंटेन जोन है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, यहाँ पे हमारे माउंटेन बने हुए हैं, क्यों बने हुए लास्ट मैंने बताया था। अच्छा ये सारा एरिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये पहाड़ बने हैं ना सारे, जब बने होंगे ना उसकी वजह से दो प्लेट आपस में टकराई होंगी, अब दो प्लेट हैं यहाँ पे, और ये भी क्या है, यहाँ पे रिजेस, ये एक्सटेंशन ऑफ माउंटेन है, तो इधर भी अर्थक्वेक आएगा, तो ये सबसे एरिया, और यहाँ पे मैंने बताया ना कि एक माइनर प्लेट है, उसकी वजह से ये तो जोन 5 में ही आते हैं भाई सारे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेस्मी वेव आएगी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कम आएगी, क्योंकि शायद मतलब 2 3 में होगा, है ना, देखो 3 में फॉल अंडर जोन 3 में उत्तर प्रदेश। फिर अपना क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग रिस्पॉन्स फॉर डिटरमाइन द सेस्मिक जोन, हिस्टोरिकली अर्थक्वेक डाटा, हाँ प्रीवियस डेटा से हम एनालाइज कर सकते हैं ना, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, जी बिल्कुल सही, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द रीजन, नहीं 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 इससे नहीं होगा, अर्थक्वेक इससे थोड़ा आता है, जियोलॉजिकल स्टडी हाँ से पता चल सकता है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी से हमें मतलब डिटरमाइन ही कर सकते हैं सेस्मिक जोन को, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी उनसे 1 2 एंड 4 होना चाहिए, 1 2 4, 1 2 4, बी बार आंसर आई थिंक, हाँ ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेने के बाद, consider the following statement regarding the point where earthquake originated inside the earth is called epicenter, not hypocenter. The intensity of earthquake is measured on Richter scale, na intensity in magnitude में, earthquake caused by underground nuclear explosion are classified as explosion earthquake, यहाँ से सी पार्ट, तो थर्ड होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि रिचर स्केल जो है ना मैग्नीट्यूड मेजर करता है, ये देखो इधर भी लिखा है स्टेटमेंट 2, रिचर स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, तो ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ सी पार्ट होना चाहिए, इधर ऑप्शन में नहीं है, आंसर सी ओनली, थर्ड पार्ट, तो ये थोड़ा चैट जीपीटी का आंसर है तो गलत है, मसल स्केल यूज टू मेजर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बी पार्ट होना चाहिए, राइट, ओके, कुछ और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, राइट, ओके, चलिए नेक्स्ट पीडीएफ खोलते हैं, ये भी सीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, तो जितने हम प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना, एक तो आपको पता चलेगा कि वट एवर वी हैव स्टडीड हेयर, जो हमने लर्न किया, दैट इज मोर टूवर्ड लीनियर टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ाई की है, ठीक है, पढ़ने के तो वक्त के बहुत सारे और भी फैक्टर हो सकते हैं, बट वी हैव स्टडी ओनली दैट आर इंपॉर्टेंट, और रेस्ट आपको खुद करना है, हाउ कैसे करना है वो मैंने बता दिया, मेन सोर्स आपका एनसीईआरटी, देन उसके बाद क्लास में जो भी पढ़ा, उसके बाद आप क्लास की पीडीएफ उठाए, उसके बाद पीवाईक्यू मैंने सारे दे दिए आपको, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पीवाईक्यू, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू, सेकंड की एक कंटिन्यू सीरीज है, तो आपको कहीं आगे पीछे भटकने की भी जरूरत नहीं है, नहीं समझ लगता तो आप कहीं और चैनल को रेफर करो, बिकॉज आपका पढ़ना इज मोर इम्पोर्टेंट, कोई टीचर लवर नहीं होना चाहिए, वो किसी भी टीचर का कोई लवर नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू, आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो आपने यहाँ से पढ़ा, नहीं समझ आता किसी और टीचर से पढ़ा, वहाँ से समझ नहीं आता तो हम इधर आके पढ़ा, तो जहाँ भी आपको अच्छे से समझ आता है वहाँ से पढ़ो, कंटेंट हर जगह मिल रहा है, ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत बाजो भागो, एक जगह रहो टिको, छोटा सा जो आप कंटेंट है उसी को बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, देखो हमने थोड़ा सा पढ़ा है ना, स्लाइड में मैंने पढ़ाया कितना, 2 3 स्लाइड में पढ़ाया, लेकिन उससे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं, ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप बुक पढ़िए, बुक पढ़ ले, उसके बाद ये नोट्स पीडीएफ वगैरह पढ़ा, फिर भी ज़्यादा टाइम लगा, आल दो इतना पढ़ने के बाद टाइम लगता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, अगर आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड,
अगर आप जॉब कर रहे हो तो बस इतना ही करो, अगर आपको ज़्यादा करना है तो इंटरनेट पे वो टॉपिक का नाम लिखो, आगे यूपीएससी सर्च करो, उसके बाद जो टॉप रेलेवेंट साइट आएंगे कोचिंग के रिलेटेड, वहाँ से अपना नोट्स बना लो। अपने नोट्स बेटर होंगे, दैट विल बी हेल्प यू इन द रिवीजन पार्ट, ठीक है। रिवीजन बाय द वे हम यहाँ भी करेंगे अगेन एंड अगेन। आपके एग्जाम तक पहुँचते पहुँचते हम कम से कम भी 3 to 5 टाइम रिवाइज कर चुके होंगे हर चीज़ को, राइट। एक तो हम पढ़ेंगे 3 बार तो हम स्पेशली पढ़ेंगे, और 2 बार तो रिवीजन कर लो, 5 बार। तो एक आधे बार आप खुद पढ़ोगे तो कोई रोक नहीं सकता आपको एग्जाम क्लियर करने में। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? बॉडी वेव ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि सरफेस वेव अलग होती है, बॉडी वेव अलग होती है। सरफेस वेव आर जनरेटेड व्हेन द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, ओके। दस वेलोसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक वेव डिक्रीज एज दे पास थ्रू डेंसर मटेरियल। नहीं, ये उल्टा लिखा है। मैंने बताया, आपने साउंड वेव के बारे में सुना होगा, साउंड ट्रेवल फास्ट इन सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ था? सॉलिड में। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो अर्थ के सेंटर में जैसे डेंसर मटेरियल में जाते जाओगे, तो अर्थ की तो, अगर पी वेव की बात करूँ, अच्छा, ऐसे वेव तो ट्रैवल ही नहीं करेगा, मतलब लिक्विड में। लेकिन ऐसे वेव जो होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। अच्छा, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, है ना, सॉरी, वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। तो अपना ये इनके डिक्रीज, डिक्रीज तो नहीं होगा, ये भी नहीं, तो बी बार आंसर होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर बी, राइट। With the reference to earthquake wave, consider the following. Body wave can travel through the solid, liquid and gaseous layer of the earth. Body wave तो पी वेव करती है, हाँ पी वेव करती है। सरफेस वेव आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन बॉडी वेव। तो पी वेव आना चाहिए, तो बॉडी वेव ने लिखा है पी वेव। नहीं नहीं नहीं, सही, सरफेस वेव आर मोर, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। दिस स्पीड ऑफ सच वेव रिमेन कांस्टेंट regardless टाइप ऑफ मटेरियल पास। नहीं नहीं, ये नहीं। 1 और 2 तो होना ही चाहिए, ए पार्ट आना चाहिए, तो सही आंसर, ठीक है। तो ये सही से मतलब पीडीएफ अरेंज नहीं होगा सही से मेरे ख्याल से। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट करते हैं? मूवमेंट ऑफ द बॉडी वेव ट्रैवल स्लोअर देन सरफेस वेव। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन सही अरेंज हुए कि नहीं हुए? ओके, द वेलोसिटी ऑफ सच वेव इंक्रीज इन डेंसर मीडियम, ये सही है। सरफेस वेव सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है फास्ट, हाँ ठीक है। हम बॉडी वेव की बात करें तो पी होता है, एस वेव होता है। पी वेव फास्टर होते हैं, एस वेव स्लोअर होते हैं। लेकिन यहाँ एस वेव सेकेंडरी वेव है, सरफेस वेव ये अलग होते हैं। बॉडी जैसे सेसमी वेव, बॉडी वेव और सरफेस वेव, इसमें कौन सा? लव और रेल। बॉडी वेव ट्रेवल स्लोअर देन सरफेस वेव। नहीं, पी वेव हमारी फास्टर होती है ना। तो सरफेस वेव ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नहीं, ये तो सरफेस पे ट्रेवल करती है। वेलोसिटी ऑफ वेव इंक्रीज इन डेंसर मीडियम। हाँ, वो पी वेव वेव की बात करें तो पी वेव के नॉट ट्रेवल तो लिक्विड मीडियम। क्यों नहीं भाई, सोलर लिक्विड गैस तीनों में जाती हैं, तो डी वेव की गलत हो जाएगा, सी वाला आंसर। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकॉर्ड आती है। पी वेव ट्रेवल ओनली दो सॉलिड मीडियम। नहीं, एस वेव होता है वो, पी वेव तो तीनों में। एस वेव आर स्लोअर देन पी वेव, हाँ ये सही है। एंड कैन ट्रेवल दो बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। नहीं, वो सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करके लिक्विड में है, तो ये भी आंसर अपना गलत हो गया। सरफेस वेव आर मोस्ट एक्सट्रीम अमंग ऑल सच वेव, बिल्कुल सही। इसमें लव वेव आती है ना, लव वेव। ये दोनों पी और एस कंपेरिजन। पी और एस में एस इज मोर डेंजरस, बॉडी वेव की बात करूं, एस यानी सेकेंडरी। और बॉडी और सरफेस वेव में सरफेस आर मोर डेंजरस, ठीक है। तो सी बात, 3 ओनली, बी पर आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। ओके, विद रेफरेंस टू सेस्मिक वेव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी वेव आर आल्सो नोन एज कंप्रहेंशन वेव। पी वेव, हाँ, कॉम्प्रहेंशन और उसका दोनों का, ठीक है। एस वेव अराइव आफ्टर पी वेव, सही है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, सही है। ये तो सही है, दूसरा तो आना ही चाहिए। द इनएबिलिटी ऑफ एस वेव टू ट्रैवल थ्रू लिक्विड हेल्प साइंटिस्ट डिटरमाइन द अर्थ, हाँ बिल्कुल सही। सेकंड और थर्ड तो आना ही चाहिए, सेकंड एंड थर्ड। अरे अरे हाँ, ये तो बताया मैंने, वन वन तो बताया मैंने, हाँ, सही है। एस वेव को मैंने अराइव एंड रिस्पॉन्सिबल मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग एंड अर्थक्वेक। आंसर गलत है मेरे ख्याल से,
तीनों आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, एक बार चेक कर लेना उसमें, क्योंकि ये तीनों मुझे लग रहे हैं आंसर आना चाहिए, 1 2 एंड 3। आप एक बार इंटरनेट पे चेक कर लेना। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया इसमें अभी, कि पी वेव तो ये सही है, ये भी मुझे सही लग रहा है, क्योंकि पी वेव तो पहले पहुंचती है ना। हाँ, एक बार इसका चेक कर लेना है ना। बॉडी वेव, पी वेव क्या है, बॉडी वेव से निकलेगा, तो बॉडी वेव से पहले, तो पहले बॉडी वेव भी पहुंचेगी ना, क्योंकि अर्थ के अंदर से एंडोजेनिक फोर्स आई है, हाइपोसेंटर से निकला, तो उसके बाद सरफेस पहुंची, फिर सरफेस वेव आएगी, राइट, सेकेंडरी वेव आएगी, ठीक है। तो मुझे तो ये तीनों आंसर सही लग रहे हैं, एक बार चेक कर लेना। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग पी वेव एंड एस वेव? पी वेव ट्रैवल फास्टर देन एस वेव, सही है। एस वेव कैन ट्रैवल थ्रू बोथ सॉलिड, नहीं, ये सही नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ शैडो जोन फॉर एस वेव इंडिकेट द अर्थ आउटर कोर इज लिक्विड, हाँ ये सही है। पहला एंड तीसरा आंसर आना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड, हाँ ये सही है। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रोपोगेशन ऑफ, प्रोपोगेशन मतलब ट्रैवलिंग लगा लो वेव की, ऑफ अर्थ वेव। पी वेव कास्ट वाइब्रेशन पैरेलल टू देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एस वेव ट्रैवल फास्टर देन पी वेव, सरफेस आर द मोस्ट डिमेंजिंग, ये तो सही है। इधर ना 1 2 3 आना चाहिए ना, पीडीएफ में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक आई थी। अच्छा, एस वेव ट्रैवल फास्टर देन, नहीं, पी वेव को मैंने बताया ये पहले सरफेस पे पहुंचती है, तो ये थोड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पी वेव कास्ट वाइब्रेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, हाँ वाइब्रेशन पैरेलल टू डायरेक्शन। पी वेव क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन, फिर अगेन ये ऐसे, तो इस तरह का ये पैरेलल चलती हैं। और एस वेव क्या है, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, है ना। ये प्रोपोगेशन इस तरफ है, लेकिन ये कभी ऊपर जा रही है 90 डिग्री, कभी नीचे आ रही है 90 डिग्री, ऊपर 90 नीचे 90, तो इस तरह का मूवमेंट ये शो करती हैं, राइट। ओके, तो विद रेफरेंस टू द बिहेवियर ऑफ अर्थ वेव्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी वेव कैन ट्रैवल थ्रू ऑल मीडियम, सो ये सही है। एस वेव ट्रैवल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्रिएटिंग क्रेस्ट एंड ट्राउ, सही है। अच्छा, ये हो गया ना। ऊपर वाले को बोलेंगे क्रेस्ट, नीचे वाले को बोलेंगे ट्राउ, ठीक है। ये वेव के, ये वेव पढ़ोगे ना कभी आप, तो उसमें आपको साइंस में पढ़ाऊंगा वेव, तो उसमें एक डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्रेस्ट और ट्राउ, ठीक है। तो ये तीनों आंसर आना चाहिए 1 2 3, क्योंकि स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग मटेरियल पी वेव में होता है, एस वेव में क्या होता है, इस तरह से ऊपर नीचे। द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ पी वेव एंड एस वेव हैज हेल्प साइंटिस्ट डिटरमाइन द फॉलोइंग फीचर ऑफ द अर्थ। द प्रेजेंस ऑफ द लिथोस्फीयर एंड स्थेनोस्फीयर, द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड आउटर कोर, हाँ बी पार्ट। रीजन, क्योंकि एस वेव जो होगी लिक्विड में ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगी, तो इसलिए एस वेव का शेडो जोन ज़्यादा होता है, राइट। तो बी पार्ट आंसर आना चाहिए। Consider the following statement regarding shadow zone. The shadow zone is a region where neither P wave nor S wave are detected. Okay. Shadow zone of S wave is larger than P wave. Right. सही है. Shadow zone of both P wave lie between. No. नहीं, ये सही है। 10 उसके अंदर ही लाई करता है, दोनों का 105 के अंदर ही लाई करता है। ये आ गया मेरी अर्थ, ठीक है। यहाँ से निकला, सपोज करो ये है ऐसे वेव, तो कुछ इस तरह का इतना एरिया होना चाहिए ना, 105 105। अगर पी का निकालूं तो पी तो इधर भी ट्रैवल करेगी, तो उनका 105 से कितना एरिया आएगा, तो मतलब 105 डिग्री के बीच में ही दोनों का लाई करेगा, तो ये भी आंसर होना चाहिए सही। तो तीनों आंसर होना चाहिए 1 2 3, 2 एंड 3। हाँ ठीक है ठीक है। शेडो जोन ने बोला कि रीजन फिर नाइदर पी वेव, हाँ सिर्फ शेडो जोन की बात करो ना, तो उधर अगर मैं शेडो जोन ऑफ पी वेव कर रहा हूँ, तो शेडो जोन ऑफ पी वेव होगा, एस जोन के शेडो जोन में एस वेव नहीं पहुंचेंगे, तो उधर दोनों का लिखा, तो इसलिए ये नहीं, टू थर्ड आंसर है, सही है। लेवल थोड़ा ठीक ठाक है इन क्वेश्चन का, क्योंकि ये सीएससी के हैं। ये पीडीएफ आई बाय द वे मेरी नहीं है, मैंने यूट्यूब से कहीं से लिया हुआ है। सो आप क्या करना, अगर आपको मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपके पास अदर, अगर किसी का सब्सक्रिप्शन है किसी वेबसाइट का जहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, देन वेल एंड गुड। अदर नहीं है तो चैट जीपीटी का फ्री वर्जन है, जहाँ जेमिनी का फ्री वर्जन, उसमें प्रोज देता है, तो 10 10 20 क्वेश्चन आप डेली
प्रैक्टिस कर सकते हो और एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो। तो आपको लिखना है अर्थक्वेक के बारे में, मुझे यूपीएससी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं डिफिकल्टी बता देना कि लो से हाई लेवल तक की डिफिकल्टी बता के चलेगा, तो फिर वो आपको क्रिएट करके देगा खुद के क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे नहीं किए हैं, ताकि आप बेटर प्रैक्टिस और कर सको। ठीक है। वाई डू एस वेव हैव लार्जर शेडो जोन एरिया, क्योंकि वो लिक्विड से पास नहीं करवाते हैं। एस वेव के नॉट पास और लिक्विड वेव पी वेव कैन। ठीक है, बी बड़ा आंसर आना चाहिए, बाकी तो देखने की जरूरत नहीं है। If an earthquake occurs, what is the approximate angular distance beyond which S wave will not detected? 1, 0 and 5 डिग्री, ये तो फैक्चुअल है। ठीक है। पी वेव का क्या रहता है 105, 105, लेकिन 145 इधर 145 इधर, 105 और 145 के बीच में ही दो शेडो जोन रहते हैं इसके। द प्रेजेंस ऑफ शेडो जोन ऑफ एस वेव प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस फॉर द, सीधी सी बात है, लिक्विड आउटर कोर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द शेडो जोन ऑफ पी वेव, पी वेव का शेडो जोन क्या डिस्क्राइब करता है? अ रीजन वेयर पी वेव आर कंप्लीटली एब्सेंट, हाँ ये है, हो सकता है। ए रीजन वेयर पी वेव आर वीक ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द आउटर ऑफ द, ये, हाँ ये सही है। ये रीजन वेयर पी वेव गेट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। पी वेव एब्सोल्युटली कंप्लीटली एब्सेंट होना तो ये चाहिए दो, ए और बी में से। इन्होंने क्या लिखा है, बी आंसर, वीक। पी वेव बी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ अर्थ, रिफ्रैक्शन होता है लेकिन वहां पहुंच ही नहीं पाती, तो वीक क्या है, तो कंप्लीटली नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ए और बी में से मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ही कोई चैट जीपीटी वगैरह से क्वेश्चन बनाया गया है ये, है ना, ये मेरा पीडीएफ नहीं है। सो ना मैंने इसको पहले पढ़ा था। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस लेक्चर। सो हाउ वाज द लेक्चर? आई होप कि सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। एंड बताइए कि कोई अगर आपको मेरा टीचिंग सही नहीं लग रहा था, किस तरह से इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, और क्या हमें ये अपना मैपिंग सीरीज लानी चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता देना कि वर्ल्ड मैपिंग सीरीज लानी चाहिए कि नहीं। अदरवाइज मैंने आपको बोला था सुदर्शन गुर्जर सर का, जहाँ अदरवाइज पीडब्ल्यू ओनली आईएएस उनका है, तो वहाँ से आप कर सकते हो मैपिंग। अदरवाइज अगर बोलोगे सीएपीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहाँ भी मैपिंग ला सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू इफ़ यू वांट। ठीक है, सो दैट वाज इट। थैंक यू। जय हिंद।